गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर ऑफ एम लक्ष्मीकांत, दैट इज़ सिटीजनशिप। ये नया चैप्टर है हमारा आज की वीडियो का, सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है इन द पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज थे 1 to 4। उसके बाद पार्ट 2 है सिटीजनशिप के रिलेटेड 5 to 11। और स्पेसिफिकली आर्टिकल 11 के अंदर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो हमारे सिटीजनशिप के राइट को चेंज कर सकती है बाय लॉ। तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो हमारे सिटीजनशिप के राइट को रेगुलेट कर सकती है बाय लॉ। पार्लियामेंट हैव द राइट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ द सिटीजन्स बाय लॉ अंडर आर्टिकल 11। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस करने की पावर हमारे पार्लियामेंट को दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। Like any other modern state, India has two kinds of people, citizens and aliens। तो दूसरे मॉडर्न स्टेट्स की तरह इंडिया के पास भी दो तरीके के पीपल होते हैं। इंडिया के अंदर दो तरीके के पीपल होते हैं, एक होते हैं सिटीजन्स और दूसरे होते हैं एलियंस। सिटीजन्स आर फुल फ्लेज मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ एलिगेंस टू इट। तो जो सिटीजन्स है वो फुल्ली एक कंप्लीट मेंबर होते हैं हमारे इंडिया स्टेट के। और यहाँ पे जो वर्ड स्टेट है, स्टेट की बात नहीं हो रही जो हमारा सेंट्रल स्टेट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये स्टेट्स की बात नहीं हो रही। इंडिया एज अ होल स्टेट की बात हो रही है। तो जो इंडिया के स्टेट के फुल सिटीजन्स हैं, मतलब फुल मेंबर्स हैं हमारे सिटीजन्स, और वो ओफ करते हैं एलिगेंस। तो जो हमारे सिटीजन्स होते हैं वो एलिगेंस ओफ करते हैं हमारी कंट्री को, ऑफ एलिगेंस टू इट। तो एलिगेंस का मतलब हो गया लॉयल्टी या फिर वफादारी, मतलब हमें ओबीडियंट रहना है हमारी कंट्री को। तो हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन है कि हमें हमारी कंट्री से लॉयल रहना है। तो एलिगेंस का मतलब ये है। सिटीजन्स आर फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ऑफ एलिगेंस टू इट। दे एन्जॉय ऑल द सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स। तो सिटीजन्स के पास एलिगेंस भी है, मतलब उन्हें ओबीडियंट रहना है, लॉयल रहना है अपनी कंट्री से, ये उनके ऊपर ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी तरफ वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स भी एंजॉय करते हैं। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, एक्सेट्रा। Aliens on the other hand are citizens of some other state and hence do not enjoy all civil and political rights। तो aliens, citizens तो हो गए जो full members हैं हमारी कंट्री की। aliens कोई एलियन सिटीजन्स है कोई दूसरी कंट्री के, मतलब कोई दूसरे नेशन के, दूसरे स्टेट के, इसीलिए वो सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय नहीं करते। सारे पॉलिटिकल्स और सिविल राइट्स एंजॉय नहीं करते। एक सिटीजन सारे पॉलिटिकल्स और सिविल राइट्स एंजॉय करता है, लेकिन एक एलियन कुछ ही सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करता है। देयर आर टू कैटेगरीज। और यहाँ पे एलियंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हो गया फ्रेंडली एलियन, दूसरा है एनिमी एलियन। तो एलियंस देयर आर टू कैटेगरीज, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। तो फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस आर द सब्जेक्ट टू दोज कंट्रीज दो हैव कोऑर्डिनेशनल रिलेशंस विद इंडिया। तो फ्रेंडली एलियन वो कंट्री का सिटीजन हो गया जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस है। एनिमी एलियंस ऑन द अदर हैंड आर सब्जेक्ट ऑफ दैट कंट्री दैट इज एट वार विद इंडिया। अब सपोज कर लीजिए आज के टाइम पे इंडिया का किसी कंट्री ए के साथ, मतलब सपोज कीजिए एग्जांपल, कोई कंट्री का नाम नहीं लूँगा, किसी कंट्री ए के साथ वॉर हो गया, तो उस ए कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो हमारे लिए एनिमी एलियन हो जाएंगे, बिकॉज दे मे हार्म अस बाई एनी वे बिकॉज वी आर इन वॉर विद देम। तो वो हो गए हमारे एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस ऑन द अदर हैंड आर सब्जेक्ट ऑफ दैट कंट्रीज दैट इज एट वार विद इंडिया। तो इंडिया के साथ जो वार में है, they enjoy lesser rights than friendly alien। they do not enjoy the protection against arrest and detention under article 22। तो आर्टिकल 22 जो हमारा है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है। तो आर्टिकल 22 के राइट्स फ्रेंडली एलियन के पास हैं, एनिमी एलियंस के पास नहीं है। तो सबसे ज़्यादा तो राइट्स हो गए सिटीजन्स के पास, उससे कम राइट्स हो गए फ्रेंडली एलियन के पास, और उससे कम राइट्स हो गए एनिमी एलियंस के पास। मतलब एनिमी एलियंस के पास सबसे कम राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड डिनाइज द सेम टू एलियंस। तो जो नीचे दिए गए, अब जो मैं राइट्स बताऊंगा, एम लक्ष्मीकांत अगर आप बुक खोल के पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स दिए गए। इन 7 पॉइंट्स को मैं पढ़ूंगा। एम लक्ष्मीकांत खोल के बैठिए, मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ।
तो कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड डिनाइज सेम टू द एलियंस। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ राइट्स और प्रिविलेजेस हमारे सिटीजन्स को देता है, इंडियन सिटीजन्स को, और वो ये दिए हुए राइट्स एलियंस को नहीं है, चाहे वो फ्रेंडली हो या एनिमी हो। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो आने वाले फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे ओनली आना चाहिए था, मतलब रिलीजन धर्म के बेस पर, रेस मतलब इन जनरल पर्सपेक्टिव रेस स्किन के कलर को कहा जाता है, तो गोरे काले का भेदभाव नहीं हो सकता, और भी रेस इन डेप्थ मीनिंग उसका कुछ अलग है। कास्ट मतलब जो आपकी कास्ट है उस बेस पर, आपके जेंडर के बेस पर, या फिर आप कहाँ पैदा हुए हैं, मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट में आप पैदा हो तो उसके बेस में आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर आप ट्राइबल पीपल हो, ट्राइबल एरिया में पैदा हुआ है, तो भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो मतलब हमारे जो इंडिया के पूरे सिटीजन्स हैं सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 मतलब सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको बराबर का मौका मिलेगा जब बात आएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स की। प्राइवेट जॉब्स में जो प्राइवेट कंपनी हायर कर रही है वो अपने क्राइटेरिया रख सकती है, लेकिन वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन तो नहीं किया गया है कि प्राइवेट इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन करे या ना करे, इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 16 तो सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब्स की बात करता है, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब्स में, बशर्ते आप इंडिया के सिटीजन्स होने चाहिए और सबके साथ कम्पीट करेंगे आप। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएट, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 19 में 6 राइट्स दिए गए हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएट, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी था, डिलीट हो गया है बाई 44th अमेंडमेंट, वो हम आगे देखेंगे। तो आर्टिकल 19 के अंदर भी अब यहाँ पे दो चीज़ें मिसिंग है, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये हम आगे देखेंगे। आर्टिकल 19 तो आपने देख लिया, आपके पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस करने का, स्पीच देने का। असेंबल मतलब आप सब, अगर आप किसी के साथ असेंबल होना चाहते हैं तो असेंबल हो सकते हैं, आप कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई मूवमेंट कर सकते हैं, पीसफुल मूवमेंट, कहीं भी पार्ट में रिसाइड हो सकते हैं, मतलब कोई भी कंट्री के कोई भी पार्ट में, इंडिया की कोई भी पार्ट में रिसाइड हो सकते हैं। आर्टिकल 29 एंड 30 दैट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 जो है वो तो सबको अवेलेबल है, मतलब सबके कल्चर को, सबके लैंग्वेज को, हर एक सिटीज़न, इंडिया के हर एक सिटीज़न के कल्चर को, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और 30 जो है वो माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड है, स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड है। तो माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि वो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। राइट टू वोट इन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अंडर आर्टिकल 326 हर एक सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो लोकसभा के इलेक्शंस में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में वोट कर सकता है। तो अंडर आर्टिकल 326 लोकसभा के इलेक्शन में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में आप वोट कर सकते हो अगर आप 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है और आपके पास वोटर ID कार्ड है। राइट टू कंटेस्ट इन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपके पास ये भी राइट है कि आपके पास ये भी राइट है कि आप पार्लियामेंट की सीट के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब MP के लिए और MLA के इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो आपके पास ये भी आपका राइट है कि आप पब्लिक ऑफिस मतलब कोई भी पब्लिक ऑफिस जैसे कि बड़ी से बड़ी पोस्ट को भी एक्वायर कर सकते हो, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। आप हार्डवर्क करिए और आपके पास ये राइट है कि आप कर सकते हो, आप ये सारी पोस्टें एक्वायर कर सकते हो। Along with the above right, the citizens also have certain duties towards Indian state. For example, paying taxes, respecting the national flag, national anthem, defending the country, and so on. तो ये देखा गया तो एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रमोट करने की बात की गई है, लेकिन एक चीज़ नोटिस करने की ये है कि जो टैक्स पे करना है, मतलब आपको रेगुलरली आपको टैक्स देना है हमारी गवर्नमेंट को, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन नहीं किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब आपके पास कुछ ड्यूटीज़ है कंट्री के थ्रू, कंट्री के प्रति आपके पास कुछ ड्यूटीज़ हैं अगर आप सिटीजन्स हैं, तो ये ड्यूटीज़ बताई गई है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पेइंग ऑफ टैक्स एज अ फंडामेंटल ड्यूटी नहीं दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है, वो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द आइडियल्स इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम,
to cherish the following noble ideas inspired the national struggle for the freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, regional, and sectional diversity, and renounce the practices of derogatory to the dignity of woman, to value the preserve the rich heritage of the country and composite culture, to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers, wildlife, to have compassion for the living creatures, to develop the scientific temper, humanism, spirit of inquiry and reforms, to safeguard the public property and abjure violence, to strive towards the excellence in all spheres of individual collective activity so the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievements, and to promote the opportunity for education to his or her children and ward between the age of 6 to 14 एडेड बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो ये बता दिया मैंने आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन इसमें पेइंग ऑफ टैक्सेस पे करना ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन नहीं किया गया है, ये बात ध्यान में रखिए। तो आपके पास ये सारी ड्यूटीज़ हैं, आपको टैक्स पे करना है, लेकिन एज अ सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप टैक्स नहीं पे करेंगे, आपके पास ये ऑब्लिगेशन है कि आपको टैक्स पे करना है, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना है, और जो मैंने सारी ड्यूटीज़ बताई वो भी परफॉर्म करनी है। इन इंडिया बोथ citizens by birth and as well as naturalization citizens are eligible for the office of president, while in USA only the citizen by birth and not naturalized citizen is eligible to the office of president। तो इंडिया में अगर आप बाई बर्थ इंडिया के सिटीज़न हो तो बाई बर्थ सिटीजनशिप आपको इंडिया की मिल जाएगी, और नेचुरलाइजेशन मतलब आप सिटीज़न एक्वायर करके भी सिटीज़न बन सकते हो। चाहे एक सिटीज़न बर्थ से सिटीज़न बना हो इंडिया में, उसकी मतलब इंडिया में पैदा हुआ है इसलिए वो सिटीज़न है, या फिर वो इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर करता है, तो भी इन दोनों केसों में वो प्रेसिडेंट बनने के मतलब एलिजिबल है, प्रेसिडेंट वो बन सकता है, कंटेस्ट कर सकता है इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेकिन यूएसए में सिर्फ एक सिटीज़न जो बर्थ मतलब जो अमेरिका में पैदा हुआ है वही अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। नेचुरलाइज्ड सिटीज़न मतलब जिसने वहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर की है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अमेरिका में ये प्रोविज़न है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट सिर्फ बाई बर्थ ही बन सकता है। जो भी प्रेसिडेंट चुन के आते हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, अब तो लेटेस्ट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब डोनाल्ड ट्रंप है, वो प्रेसिडेंट है और वो वहाँ की बर्थ मतलब उनको सिटीजनशिप मिली है बाई बर्थ, इसलिए वो वहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, आप बाई बर्थ एज वेल एज बाई एक्वायरिंग द सिटीजनशिप यू कैन कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। सिंगल सिटीजनशिप, दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड envisage a dual polity, center and state, it provides for the only one single citizenship, that is the Indian citizenship। तो हमारा इंडिया जो है फेडरल है, मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एग्जिस्ट करती हैं और दोनों के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स है, लेकिन फिर भी हमारे पास दो सिटीजनशिप नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है। मतलब आप एक इंडियन सिटीज़न हो, आप कोई स्टेट के सिटीज़न नहीं हो, आप एज अ इंडिया सिटीज़न हो। और ये जो प्रोविज़न है सिंगल सिटीजनशिप का, मतलब हमारी कंट्री में एक ही सिटीजनशिप होगी, ये हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न बोरो किया था, क्योंकि ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में ड्यूअल है। द सिटीजन्स इन इंडिया ऑफ एलिगेंस ओनली टू द यूनियन, मतलब हमारे जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को है, मतलब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो लॉयल्टी है, हम जो ओबीडियंस मतलब हम ओबीडियंट रहेंगे किसको, यूनियन को, मतलब सेंटर को। सेंटर स्टेट है लेकिन ज़्यादा पावर सेंटर के पास है। तो द सिटीजन्स इन इंडिया ऑफ द एलिगेंस ओनली टू द यूनियन, तो सिर्फ यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट को वो ओबीडियंट रहेंगे। देयर इज़ नो स्टेट सिटीजनशिप, हमारे पास कोई भी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है। द अदर फेडरल स्टेट्स लाइक यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ डबल सिटीजनशिप। तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों के पास डुअल सिटीजनशिप है, मतलब वहाँ के सिटीज़न के पास दो सिटीजनशिप होगी, एक सेंटर की एक स्टेट की। In USA, each person is not only a citizen of USA but also a particular state to which he or she belong। तो USA में दो सिटीजनशिप हैं, एक तो USA की सिटीजनशिप और दूसरी जो पर्टिकुलर स्टेट को वो बिलोंग करता है। Each person is not only a citizen of USA but also a particular state to which he or she belong। Thus, he and she is of allegiance to both and enjoy dual set of rights, one set conferred by the national government and another by the state government। तो अब सिटीजनशिप USA के सिटीज़न के पास दो सिटीजनशिप है, एक हो गई सेंटर की, एक हो गई स्टेट की।
तो थस ही ओव्स एलिगेंस टू बोथ एंड एन्जॉयज ड्यूअल सेट ऑफ राइट्स। तो मतलब उसको ओबीडियंट सेंटर से भी रहना है, उसको ओबीडियंट स्टेट से भी रहना है, मतलब उसके ऊपर दोनों की ऑब्लिगेशन है, मतलब सेंटर की भी ऑब्लिगेशन है, स्टेट की भी ऑब्लिगेशन है। लेकिन इंडिया में आप एलिगेंस किसको बताओगे, आप ओबीडियंट किसको रहोगे, आप सिर्फ यूनियन को एलिगेंस रहोगे इंडिया में। लेकिन यूएसए में वो स्टेट को भी सेंटर को भी, और उनको राइट्स भी स्टेट के अलग राइट्स अलग मिलेंगे, सेंटर के अलग राइट्स मिलेंगे, मतलब डुअल सेट ऑफ राइट्स मिलेंगे। One set conferred by the national government and another by the state government. This system creates a problem of discrimination. That is, a state may discriminate in favor of its citizens in matter like right to vote, right to hold a public office, right to practice profession, and so on. तो ये जो सिस्टम है जिसमें डुअल सिटीजनशिप है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। तो यहाँ पे अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्रॉब्लम है डिस्क्रिमिनेशन की, मतलब ये जो स्टेट है ये डिस्क्रिमिनेट करेगा और किसके फेवर में करेगा, उसके सिटीज़न, मतलब जो उसके सिटीजन्स नहीं है, जो स्टेट के सिटीजन्स नहीं है, उनको डिस्क्रिमिनेट करेगा और फेवर में किसकी बात करेगा, उसके सिटीजन्स की। और किन किन मैटर पर से डिस्क्रिमिनेशन होगा, राइट टू वोट, राइट टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस, राइट टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन एंड सो ऑन। मतलब जो स्टेट के थ्रू आप जो वोट कर रहे हो, आपके वोटिंग राइट्स में डिस्क्रिमिनेशन, आप कोई गवर्नमेंट जॉब को नहीं ले सकते स्टेट की, या फिर कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना, इन सब में डिस्क्रिमिनेशन होता है अमेरिका में। इंडिया में होपफुली ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एंड वी आर इक्वल, वी हैव नो डिस्क्रिमिनेशन। दिस प्रॉब्लम इज़ अवॉइडेड इन अ सिंगल सिटीजनशिप प्रिवेलेंट इन इंडिया। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और ये प्रॉब्लम नहीं है। In India, all the citizens, irrespective of the state in which they born or reside, enjoy the same political and civil rights of the citizenship all over the country, and no discrimination is made between them. इंडिया में सारे सिटीजन्स, भले ही आप कोई भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, मतलब कहीं इंडिया के कोई भी पार्ट में आप पैदा हुए हो या आप कोई भी पार्ट में आप रह रहे हो, सबके पॉलिटिकल और सिविल राइट सेम है ऑल ओवर द कंट्री। मतलब हमारे राइट्स में यूनिफॉर्मिटी है ऑल ओवर द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री के हर एक सिटीजन का सिविल और पॉलिटिकल राइट सेम है और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाउएवर दीज जनरल रूल्स ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। हमारे कंट्री के हर एक सिटीज़न के पास इक्वल पॉलिटिकल और पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन है तो नहीं, लेकिन इसमें कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस है, मतलब कुछ सब्जेक्शन है। ये सब्जेक्शन दिए गए हैं, 4 सब्जेक्शन हैं यहाँ पे, एक एक करते पढ़ते हैं। Parliament under Article 16 can prescribe residence within a state or union territory as a condition for certain employments and appointments in the state or union territory, or local authorities or other authorities within the state or union territories. तो पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 16 की मतलब हेडिंग क्या थी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन उसके ही एक्सेप्शंस में ये दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास, हमारी जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो रेसिडेंस को, मतलब अगर कुछ टाइम तक, अगर उस स्टेट में एक स्पेसिफिक स्टेट ए में अगर कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं या फिर लोकल लेवल पे कुछ जॉब्स हैं जो पब्लिक के अंदर है, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स हैं, अगर उसके अंदर आपको compete करना है तो आप मिनिमम उस स्टेट में इतने वक्त के लिए रह रहे हो, इतने वक्त के लिए रेसिडेंट हो, मतलब स्टेट में रह रहे हो, वहाँ के रेसिडेंट हो विद इन द स्टेट और यूनियन टेरेटरी। ये स्टेट में हो सकता है, यूनियन टेरेटरी में हो सकता है। तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो रेसिडेंट एज ए रिक्वायरमेंट रख सकता है फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन केसेस, नॉट इन एवरी केस, इन सर्टेन केसेस। So accordingly the parliament enacted public employment requirement as to Residence Act 1957 hereby authorized the government of India to prescribe residential qualification only for the appointment of non-gazetted post in Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Manipur, Tripura. As this expired in 1974, there is no such provisions for any state except Andhra Pradesh and Telangana. By the virtue of Article 371D has been extended to the state of Telangana and Andhra Pradesh by Andhra Pradesh Reorganization Act of 2014. तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो ऐसा एक रेसिडेंस को एक क्वालिफिकेशन बना सकती है, मतलब अगर उस स्टेट में आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, कुछ गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए कम्पीट करना चाह रहे हो तो आपको उस स्टेट का रेसिडेंट होना होगा कुछ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ऐसा पार्लियामेंट ने किया भी है 1957 में। 1957 के थ्रू उन्होंने आर्टिकल 371A, 1957 में एक एक्ट आया था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट टू एज टू रेसिडेंस एक्ट 1957। तो इसके थ्रू एक आर्टिकल 371D ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 32 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1973 के थ्रू। तो
इसके थ्रू एक रेसिडेंस को क्वालिफिकेशन बनाई गई थी पहले नॉन गेजेटेड सर्विसेज के लिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, त्रिपुरा, ये चार स्टेट्स में आप 1974 के पहले पहले तक अगर आपको कुछ नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए कम्पीट करना था या फिर को गवर्नमेंट जॉब को एक्वायर करना था तो आपको रेसिडेंस क्वालिफिकेशन थी। लेकिन ये एक्ट एक्सपायर हो गया 1974 में, इमरजेंसी से एक साल पहले। तो आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, इन चार स्टेटों में, अब तो तेलंगाना में भी था, 1974 से पहले तक इन चार स्टेटों में था। हाँ, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इनमें अगर आपको कुछ नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए अगर आपको कम्पीट करना था तो रेसिडेंट एज ए क्वालिफिकेशन था। लेकिन 1974 में एक्सपायर हो गया था। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के अंदर रेसिडेंट एज ए क्वालिफिकेशन थी और 1974 के बाद ये एक्सपायर होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा ये सब हट गए हैं। अब सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही ये एप्लीकेबल है। The Constitution under Article 15 prohibits discrimination against any citizens on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth and not on the grounds of residence. तो आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। कौन से ग्राउंड्स पे? रिलीजन के, रेस के, कास्ट के, सेक्स के, प्लेस ऑफ बर्थ के, लेकिन रेसिडेंस के बेस पे नहीं करता। मतलब रेसिडेंस के बेस में आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। दिस मीन्स दैट स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स और गिव प्रेफरेंस टू इट्स रेसिडेंट्स इन मैटर्स दैट दे डू नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट के पास ये पावर है कि वो कोई स्पेशल बेनिफिट या फिर अपने प्रेफरेंस दे अपने सिटीजन्स को इन मैटर्स दैट डू नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ द राइट्स गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडियन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडियन सिटीजन्स। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने रेसिडेंट्स के लोगों को मतलब कुछ स्पेशल प्रेफरेंस दे सकती है। फॉर एग्जांपल, जो तेलंगाना की वुमन सिटीजन्स है, जो तेलंगाना की लेडीज़ है, उनके लिए आरटीसी फ्री है तेलंगाना में इन दिस ईयर 2024। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो सिर्फ तेलंगाना के रेसिडेंट्स के लिए ही है, दूसरी स्टेट के लिए नहीं है। तो ऐसे प्रोविजंस किए जा सकते हैं। लेकिन वो जो राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंडियन सिटीजन्स को जो राइट दिए हैं उनके परव्यू को मतलब उनको वायलेट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्टेट में ऑफर कंसेशन इन फीस ऑफ एजुकेशन फॉर इट्स रेसिडेंट्स। तो एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जो स्टेट उनके रेसिडेंट्स के बच्चों को एजुकेशन में थोड़ी फ़ी में कंसेशन दे सकता है या फिर कुछ फ़ी में माफ़ी दे सकता है, कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सकता है या फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The freedom of movement and residence under Article 19 is subject to the protection of the interest of any scheduled tribe। मतलब आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स है: स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएट, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। तो मूवमेंट है मतलब आप किसी भी मूवमेंट और रेसिडेंस सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम है कि आपके पास ये राइट है कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में मूव कर सकते हो और किसी भी पार्ट में रिजाइड कर सकते हो। अगर आप तेलंगाना के तो आप दिल्ली जा सकते हो, मध्य प्रदेश के तो आप यूपी जा सकते हो, कोई भी स्टेट में किधर भी जाकर आप रिसाइड कर सकते हो इररेस्पेक्टिव ऑफ योर प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। मतलब आप शेड्यूल एरियाज़ में नहीं जा सकते, ट्राइबल एरियाज़ में। इन अदर वर्ड्स, द राइट ऑफ आउटसाइडर्स टू एंटर रिजाइड इन सर्टेन एंड ट्राइबल एरियाज आर रिस्ट्रिक्टेड। मतलब आप इंडिया के हर एक एरिया में जा सकते हो लेकिन आप ट्राइबल एरियाज़ में नहीं जा सकते जहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, क्योंकि उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस है और ट्राइबल एरियाज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। तो इसलिए हम नॉर्मल सिटीजन्स वहाँ जाके रिसाइड नहीं कर सकते। ऑफकोर्स दिस इज डन टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम, मैनर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड टू सेफगार्ड द ट्रेडिशनल वोकेशन एंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो अगर हम सिटीजन्स शेड्यूल ट्राइबल मतलब ट्राइबल एरियाज़ में जाएंगे तो हम उन्हें ये चांसेस है कि हम उन्हें एक्सप्लॉयट करें, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, उनके कस्टम्स को, उनके रिचुअल्स को नुकसान पहुँचाए। तो इसलिए उन्हें सेफ गार्ड करने के लिए हमारा एंट्री और हमारा रेसिडेंस इन ट्राइबल एरियाज आर रेस्ट्रिक्टेड। Till 2019, the legislature of the erstwhile state of Jammu and Kashmir was empowered to। तो 2019 के पहले 2019 में क्या आया था? एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था जिससे जो आर्टिकल 370 था वो ख़त्म हो गया था और स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर का बाय एन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। वॉज एम्पावर्ड टू डिफाइन। तो 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर के पास एक स्पेशल मतलब उन्हें एक स्पेशल
एक स्पेशलिटी दी थी, मतलब उन्हें अलग ट्रीट किया जाता था दूसरे स्टेट से। तो जम्मू एंड कश्मीर के पास एक स्पेशल वर्च्यू था बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370, अभी इनऑपरेटिव है एट प्रेजेंट। तो जो लेजिस्लेचर थी, जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर थी, उनके पास ये पावर थी कि वो डिफाइन द पर्सन हु आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, मतलब उनके पास ये पावर थी। पार्लियामेंट सिटीजनशिप को अल्टर कर सकता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर के पास ये पावर थी कि वो डिफाइन कर सकते थे कौन सा पर्सन वहाँ का परमानेंट रेसिडेंट है, मतलब वो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाला परमानेंट रेसिडेंट कौन सा पर्सन है। इसी क्राइटेरिया को जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर डिफाइन कर सकती है। कन्फर एनी स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन सर्च परमानेंट रेसिडेंट्स एज एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द स्टेट्स, सेटलमेंट इन द स्टेट, राइट टू स्कॉलरशिप एंड सच अदर फॉर्म्स ऑफ एड प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और जो परमानेंट, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर के पास ये पावर थी कि वो परमानेंट, वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट कौन है इसको डिफाइन कर सके। और दूसरी चीज़, ये जो परमानेंट रेसिडेंट थे इनको स्पेशल प्रिविलेजेस कुछ प्रोवाइड किए जाते थे, और वो स्पेशल प्रिविलेजेस ये थे कि वो एम्प्लॉयमेंट, मतलब स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट, स्टेट की, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट की जो एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसकी में एम्प्लॉयमेंट में उन्हें फेवर मिलता था, और वो एक्वायर कर सकते थे इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड, और वहाँ पर सेटल हो सकते थे, और उन्हें कुछ स्कॉलरशिप भी में भी फेवर मिलता था, और स्टेट के थ्रू कुछ एड्स मिल जाती थी। द अबव प्रोविजन वॉज बेस्ड ऑन द आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो ऊपर के जो है ये अंडर आर्टिकल 35A मेंशन किए गए थे of the constitution. These article was inserted in the constitution by the constitution applicable to Jammu and Kashmir order 1954. तो एक ऑर्डर आया था constitution applicable to Jammu and Kashmir 1954. This order was issued by the president under article 370 of the constitution. तो एक presidential order था 1954 में आया था which provided special status to as well as Jammu and Kashmir. तो 1954 में जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। 52 में जनरल इलेक्शंस हुए, उसके 2 साल के बाद ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ था। द स्पेशल स्टेटस वाज अबॉलिश्ड बाय द न्यू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था 1954 का, इसको हटा दिया गया था बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 2019। तो 2019 में भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, ये अर्लियर इसके पहले के ऑर्डर 1954 को सस्पेंड कर दिया। और फिर नीचे नोट्स एंड रेफरेंसेस में देखिए, फर्दर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बाइफरकेटेड एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और 2019 का जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, इसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ऑलरेडी हम यूनियन टेरिटरीज में ये पढ़ चुके हैं। The Constitution of India, like that of Canada, has introduced the system of single citizenship and provide uniform rights except a few cases of the people of India, to promote the feeling of fraternity and unity among them and to build an integrated Indian nation. तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कनाडा की तरह सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एक ही सिटीजनशिप का प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये एक ही सिटीजनशिप क्यों दी गई है? इसलिए दी गई है कि हमारी थ्रू आउट इंडिया हमारे सिटीजन्स में यूनिफॉर्मिटी हो, मतलब हमारे जो सारे सिटीजन्स हैं उनके अमॉन्ग एक भाईचारे की फीलिंग हो, मतलब 2 जो भाई है एक फैमिली के, उन लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे ही कंट्री के हर एक सिटीजन को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, जिससे फैटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी प्रमोट होगी इंडिया के अंदर। डिस्पाइट दिस, इंडिया हैज़ बीन विटनेसिंग कम्युनल राइट्स, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, कास्ट वॉर्स, लिंग्विस्टिक क्लैशेस, एथनिक डिस्प्यूट्स, रिलीजियस क्लैशेस। थस द चेरिस्ड गोल ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर टू बिल्ड ए यूनाइटेड इंटीग्रेटेड इंडिया नेशन हैज़ नॉट बीन फुल्ली रियलाइज्ड। तो सिंगल सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो सिंगल सिटीजनशिप के थ्रू ये चाहते थे कि हमारा इंडिया यूनाइटेड हो, सारे सिटीजन्स एक बराबर हो, सब एक साथ मिलजुल के पीस एंड हार्मनी में रहे। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेस पे, क्लास के बेस पे, कम्युनिटी के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, एथनिक के बेस पे बहुत सारे लड़ाइयाँ, क्लैशेस होते रहे हैं। तो इससे ये बता रहे हैं जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जो एक इंटीग्रेटेड और यूनाइटेड इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो गोल अब तक फुलफिल नहीं हुआ है, उनकी एस्पिरेशन, उनका ड्रीम अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। Constitutional provisions. The Constitution deals with the citizenship from Article 5 to 11 under Part 2. तो Article 5 to 11 अंडर Part 2 डील्स विद द सिटीजनशिप। पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट में 5 to 11 आर्टिकल में सिटीजनशिप को मेंशन किया गया। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 1 to 4 को मेंशन किया गया, 1 to 4 आर्टिकल्स। हाउएवर इट कंटेन्स नाइदर परमानेंट नॉर एलैबोरेटेड प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड। मतलब 5 to 11 इन आर्टिकल्स में सिटीजनशिप की बात की गई है, लेकिन ये जो सिटीजनशिप की बात की गई है ये ना ही परमानेंट है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, वो टेम्पररी, जो सिटीजनशिप में लॉज बनाए गए थे वो टेम्पररी थे। और एलैबोरेटेड मतलब ज़्यादा डिटेल में प्रोविजंस नहीं है, कुछ हल्का फुल्का समरी दी गई है।
सिटीजनशिप से रिलेटेड। इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट, मतलब 26 जनवरी 1950 के वक्त जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, रिपब्लिक डे था हमारा, रिपब्लिक डे था, तब ये आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब टेम्पररी क्राइटेरिया रखा गया था कि कौन इंडिया का सिटीज़न है, कौन सा पर्सन इंडिया का सिटीज़न है एट द टाइम ऑफ 1950 26 जनवरी। It does not deals with the problem of acquisition or lose of citizenship subsequent to its commencement। मतलब वो प्रोविज़न, मतलब आप सिटीज़नशिप को एक्वायर कैसा करेंगे या फिर आपकी सिटीज़नशिप कैसे जाएगी, इस सब से रिलेटेड कुछ ज़्यादा डिटेल में प्रोविजंस नहीं दिए गए थे। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एनैक्ट लॉज टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर्स एंड एनी अदर मैटर रिलेटेड टू सिटीज़नशिप। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अंडर आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 11 पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो लॉज इनैक्ट कर सकते हैं किससे रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड, और सिटीजनशिप को अल्टर कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज़ इनैक्टेड सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो 1955 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। ये सिटीजनशिप एक्ट लाया गया था 1955 में, और इसको टाइम बाय टाइम अमेंड किया गया है, मतलब बाद में से चेंजेस भी किए गए थे। जो 1955 में एक्ट लाया गया था अभी भी वो वैलिड है, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अकॉर्डिंग to the constitution, the following 4 categories of person became the citizen of India at its commencement, that is 26 जनवरी 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 4 कैटेगरी के पर्सन दिए गए हैं जो इंडिया के सिटीज़न थे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट मतलब 26 जनवरी 1950 के टाइम। कौन सी 4 तरीके की कैटेगरीज थी जो इंडिया के सिटीजन्स थे, वो दिए गए। अब फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं, पर्सन हु हैड देयर डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द 3 कंडीशंस। एक पर्सन जिसका डोमिसाइल मतलब वो इंडिया के अंदर बर्थ हुआ है और उसका बर्थ सर्टिफिकेट है। तो डोमिसाइल मतलब इन द सेंस प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मतलब डोमिसाइल अगर इन ब्रीफ कहा गया, आप जहाँ पे रह रहे हो वो एरिया का रेसिडेंस, मतलब डोमिसाइल मतलब वो जगह जहाँ पे आप रह रहे हो, आपका रेसिडेंस जो एरिया है वो डोमिसाइल। जनरली जो लोग जहाँ पे बॉर्न होते हैं उसी कंट्री का उनका डोमिसाइल होता है। मतलब ज़्यादातर लोग माइग्रेट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ थोड़े लोग माइग्रेट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उनका बर्थ कंट्री और डोमिसाइल कंट्री एक ही होता है। इंडिया ऑल्सो फुलफिल एनी वन ऑफ द 3 कंडीशन इफ़ ही और शी वॉज बॉर्न इंडिया और इफ़ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वेर बॉर्न इन इंडिया। मतलब या तो वो इंडिया में पैदा होना चाहिए या फिर आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो मम्मी या तो डैडी, इन दो में से एक इंडिया के बॉर्न हो, और इफ़ he or she has been ordinarily resident in India for 5 years immediately before the commencement of the constitution became the citizen of India। मतलब फर्स्ट कैटेगरी में उन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी जो इंडिया के बॉर्न है, या फिर इंडिया के उनके मम्मी या डैडी यानी कि फादर या मदर दोनों में से कोई एक इंडिया के बॉर्न है, या फिर वो कंटिन्यूसली 5 साल तक इंडिया के रेसिडेंट थे। मतलब 5 साल 26 जनवरी 1950 से पहले के जो 5 साल थे वो 5 साल से इंडिया में रह रहे हैं। If he or she has been ordinarily resident in India for 5 years immediately before the commencement of the constitution, it becomes the citizen। मतलब 5 साल पहले commencement of the constitution, commencement से 5 साल पहले से अगर आप रह रहे हो आप सिटीजन बन जाओगे। A person who migrated to India from Pakistan became an Indian citizen if he or she either of his parents or any of their grandparents were born in undivided India and also fulfilled any one of the 2 conditions। एक पर्सन जो इंडिया को माइग्रेट हुआ है, मतलब एक पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया में आया है, पाकिस्तान में था वो इंडिया में आ गया, डिवीज़न हो गया 1947 में, पाकिस्तान से वो इंडिया आ गया, इंडिया का सिटीज़न बन जाएगा अगर ही और शी और आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स और एनी ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आया है और वो इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया मतलब इंडिया या पाकिस्तान दोनों में, अनडिवाइडेड इंडिया में क्या आते थे, इंडिया पाकिस्तान, और आज के डेट में इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश। मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में या तो वो पैदा होना चाहिए या फिर उसके मम्मी पापा में से कोई आइदर ऑफ हिज पेरेंट, या तो मम्मी या तो डैडी, और एनी ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स मतलब या तो आपके नाना नानी या तो आपके दादा दादी। तो अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आया है या तो वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था, या तो उसके पेरेंट्स आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स या फिर उसके नाना नानी दादा दादी, चारों में से कोई एक, तो इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है एनी वन ऑफ द 2 कंडीशन, और 2 कंडीशन दी है उसमें से एक को फुलफिल करना होगा। इन केस ही और शी migrated to India before July 19, 1948 on the date the permanent system for the such migration was introduced। तो इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ और परमानेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस, मतलब बहुत सारे माइग्रेट हो रहे थे, इंडिया पाकिस्तान को जा रहे थे, पाकिस्तान के इंडिया को आ रहे थे, तो माइग्रेशन बहुत हाई लेवल पे था। तो एक परमानेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे
इस माइग्रेशन के थ्रू एक स्लिप्स दी जा रही थी सबको, जो इंडिया के रेसिडेंट है और पाकिस्तान के रेसिडेंट है, तो सेपरेट स्लिप्स दी जा रही थी एंट्री के लिए. In case migrated before July 1948, he and she has been ordinary resident in India since the date of his or her migration. Or in case of he or she migrated to India on or after July 1948, he or she has been registered as the citizen of India. मतलब उनका माइग्रेशन जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, उनका माइग्रेशन 19 जुलाई 1948 मतलब जब से परमानेंट सिस्टम शुरू हुआ है उससे पहले होना चाहिए. ही और शी हैज़ बिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज और हर माइग्रेशन, मतलब वो ऑर्डिनरली मतलब वो एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए उसकी माइग्रेशन डेट से पहले. और इन केस ही और शी माइग्रेटेड टू इंडिया और आफ्टर जुलाई ऑफ 1948, अगर ये तो कंडीशन हो गई अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले कर रहे हो. अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद या फिर उस दिन कर रहे हो तो ही या शी हैज़ बिन रजिस्टर्ड एज ए सिटीज़न. तो अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद कर रहे हो तो आपको आपकी सिटीजनशिप रजिस्टर करानी होगी. बट ए पर्सन could be so registered only if or she has been resident in India for 6 months preceding the date of his or her application of registration. मतलब जिस दिन आप सपोज़ कीजिए आप कोई एक दिन पे रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो आपकी सिटीजनशिप का, आप 19 जुलाई 1948 के बाद में आपने माइग्रेट किया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा. तो आपकी रजिस्ट्रेशन से 6 महीने पहले तक मतलब रजिस्ट्रेशन के जो पहले के 6 महीने हो गए वो 6 महीने तक आपको कंटिन्यूसली इंडिया में रहना होगा, मतलब आप इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए. तो ये सेकेंड पॉइंट भी हो गया. अब ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट कुड बिकम एज एन इंडियन सिटीजन. एक पर्सन है जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गया था, वो इंडिया में रह रहा था, इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गया आफ्टर 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद. बट लेटर रिटर्न, और यहाँ पे मार्च 1 1947 की बात की जा रही है, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है. तो इंडिपेंडेंस से पहले 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिली, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त. तो यहाँ पे 5 महीने पहले की बात हो रही है 1947 की. तो वो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करा 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन फिर इंडिया आ गया, पाकिस्तान गया था फिर इंडिया आ गया रीसेटलमेंट वापस सेटल होने के लिए. कुड बिकम इंडियन सिटीजन, तो वो भी इंडिया का सिटीजन बन सकता है. फॉर दिस ही और शी हैज़ टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज और हर रजिस्ट्रेशन. तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो आप पहले इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से फिर इंडिया आ गए और ये आपने किया 1 मार्च 1947 के बाद, आप तभी भी आप इंडिया के सिटीज़न बन सकते हो, लेकिन आपको आपकी सिटीजनशिप रजिस्टर करानी होगी और वो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले 6 महीने तक आपको इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा, मतलब 6 महीने तक आप इंडिया में रह रहे होगे. ए पर्सन who or any of whose parents or grandparents were born in undivided India but who is ordinarily residing outside of India shall become an Indian citizen if he or she has been registered as a citizen of India by diplomatic or consular representative of India in the country of his or her residence, whether before or after the commencement of the Constitution. तो एक पर्सन जिसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे और वो रह रहा है बाहर, इंडिया के बाहर रह रहा है, जो कोई दूसरी कंट्री में रह रहा है, वो भी इंडिया का सिटीज़न बन सकता है, लेकिन उसको उसकी सिटीजनशिप रजिस्टर करानी होगी. और किसके थ्रू रजिस्टर करानी होगी? एक डिप्लोमेट या फिर कॉन्सुलर जो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होगा उसकी कंट्री में. एग्जाम्पल, कोई कंट्री ए है, आप एक कंट्री में रह रहे हो और आपकी जो एक कंट्री में इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है या कॉन्सुलर है उसके थ्रू आपको आपकी सिटीजनशिप रजिस्टर करानी होगी. Thus, this provision covers the overseas Indians who may want to acquire the Indian citizenship. तो ये प्रोविज़न उन ओवरसीज़ मतलब जो दूसरी कंट्रीज़ के सिटीजन इंडियंस के लिए था जो इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करना चाह रहे थे. और एक चीज़ है, जो 1 मार्च 1947 की बात हो रही थी, जो इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया आया था रीसेटलमेंट के लिए और जिसको रजिस्ट्रेशन 6 महीने के बाद करानी होगी, उसमें एक प्रोविज़न, एक कैच है कि ये जो माइग्रेशन है 1 मार्च 1947 के बाद हो रहा है या फिर लेकिन 26 जनवरी 1950 मतलब 1 मार्च 1947 के बाद और 26 जनवरी 1950 के पहले, इन दौरान हो रहा है. लेकिन 26 जनवरी अगर 1950 ये डेट निकल गई तो उसके बाद सिटीजनशिप डिसाइड होगी बाय द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955.
to some of these provisions deals with the citizenship of the person domiciled in India, person migrated from Pakistan, person migrated to Pakistan but later returned in India, person of Indian origin residing outside the India. तो ये जो ऊपर के जो चार कैटेगरीज है जिनको इंडिया की सिटीजनशिप दी गई थी, ये किससे डील करते हैं, किन किन की सिटीजनशिप? एक पर्सन जो इंडिया में रह रहा है, पहले पॉइंट तो एक पर्सन डोमिसाइल इंडिया मतलब जो इंडिया का रह रहा है उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। दूसरा ए पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आया है उनको भी दी जाएगी इंडिया की सिटीजनशिप। पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न इन इंडिया, जो पर्सन इंडिया का था पाकिस्तान हो गया लेकिन फिर इंडिया पाकिस्तान से इंडिया आ गया रीसेटलमेंट के लिए, उनको भी सिटीजनशिप दी जाएगी। और वो इंडियंस जो आउटसाइड रह रहे हैं, इंडिया के बाहर रह रहे हैं, उनको भी सिटीजनशिप दी जाएगी। ये बात कही गई। The other constitutional provisions with respect to citizenship are as follows. तो दूसरे constitutional provisions जो citizenship से related हैं वो नीचे दिए गए हैं। No person shall be a citizen of India or deemed to be a citizen of India if he or she has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. मतलब एक पर्सन को इंडिया की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी अगर वो वॉलंटरीली कोई दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करता है। नो पर्सन शेल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब कोई भी पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं होगा या फिर इंडिया की सिटीजनशिप उसे नहीं दी जाएगी अगर वो जानबूझकर कोई दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेता है। अगर आप कोई दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले रहे हो तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं होगे। एवरी पर्सन हु इज़ और इज़ डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शेल कंटिन्यू टू बी सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। एक पर्सन जो इंडिया का सिटीज़न है उसकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी और वो इंडिया का सिटीज़न कंटिन्यू रहेगा जब तक पार्लियामेंट कोई अलग प्रोविज़न ना बना ले विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप। एवरी पर्सन हु इज़ जो एक सिटीज़न है इंडिया का वो कंटिन्यू सिटीज़न रहेगा जब तक कोई प्रोविज़न पार्लियामेंट ना बना दे। पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल मैटर्स रिलेटेड सिटीजनशिप। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कोई भी प्रोविज़न बना सकता है विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन मतलब सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करेंगे, सिटीजनशिप कैसे टर्मिनेट होगी मतलब कैसे जाएगी, और मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ भी लॉ बना सकता है हमारा पार्लियामेंट। अब स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। द सिटीजनशिप एक्ट of 1955 provides for the acquisition and loss of citizenship after the commencement of the constitution। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स आने के 5 साल बाद 1955 में सिटीजनशिप एक्ट लाया गया था 1955 का, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के थ्रू ये बताया गया है कि आप इंडिया की सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं और आपके पास अगर ऑलरेडी सिटीजनशिप है तो किन केसेस में आपकी सिटीजनशिप ली जा सकती है, मतलब आप कब किन केसेस में आपकी सिटीजनशिप लूज़ करेंगे आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सब होगा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट के बाद, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था तब सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे और हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कुछ सर्कमस्टेंसेस बताए थे जहाँ पे आपकी सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं आप और जहाँ पे आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन कमेंसमेंट के बाद पार्लियामेंट ने फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट आई 1951 और 1952 के बीच में और उन्होंने लॉ बनाया रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो जब फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट आई, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे 1951 से 52 में, उसके बाद फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट आई और उन्होंने पास किया सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। Originally the Citizenship Act of 1955 also provided for the Commonwealth citizenship, but the provision was repealed by the Citizenship Amendment Act of 2003। तो जब शुरू में सिटीजनशिप एक्ट लाया गया था 1955 में, वो इंडिया के सिटीजनशिप के साथ साथ कॉमनवेल्थ की सिटीजनशिप के बारे में भी बात करता था, लेकिन ये प्रोविजन को रिपील मतलब हटा दिया गया है बाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955 का, इसके अंदर 2003 में थोड़े अमेंडमेंट मतलब चेंजेस किए गए थे जिसके बाद से कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप निकाल दी गई यहाँ से। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, तो यहाँ पे दो तरीके टोटल 7 तरीके के दिए गए हैं जिनसे सिटीजनशिप आप एक्वायर कर सकते हो। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रिस्क्राइब 5 वेज ऑफ एक्वायर सिटीजनशिप, 5 वेज मतलब 5 तरीक़ों से आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। बाई वे ऑफ बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो वो 5 क्या है? बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बर्थ, ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया on or after 26 January 1950 and before 1st July 1987 is a citizen of India by birth irrespective of their nationality of his or her parents। तो अगर एक पर्सन पैदा हुआ है इंडिया के अंदर, एक पर्सन पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले, तो इन
ये जो 37 ईयर्स का ये जो गैप है, ऑलमोस्ट 37 ईयर्स का, अगर इन दौरान कोई अगर पैदा हुआ है तो इन 37 ईयर्स, मतलब इन 37 ईयर्स के दौरान अगर कोई पैदा हुआ है तो वो इंडिया का सिटीज़न बन जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनलिटी। मतलब उनके पेरेंट्स कोई भी कंट्री का हो, वो इंडिया का सिटीज़न बन सकता है। A person born in India after 1st July 1987 or before 3 December 2004 is considered as a citizen of India only if his or her parent is a citizen of India at the time of his or her birth। तो पहली केस में तो 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर कोई पैदा हो रहा है इंडिया में तो इंडिया का सिटीज़न बन जाएगा, चाहे उसके पेरेंट्स कोई भी कंट्री के क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ है और 3 दिसंबर 2004, मतलब 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ है और 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुआ, मतलब इनके बीच में जो टाइम गैप है, अगर इसमें पैदा हुआ है तो उसको इंडिया का सिटीज़न माना जाएगा अगर उसके पेरेंट्स, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, मतलब या तो मम्मी या तो डैडी इज़ कंसिडर एज इंडियन सिटीजन ओनली इफ़ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब या तो मम्मी या तो डैडी इंडिया के सिटीजन हैं तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। फर्दर दोज बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 3 December 2004 आर कंसिडर एज द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नन ऑफ हुज पेरेंट्स इज द सिटीजन ऑफ इंडिया और एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ। और जो लोग 2004 के बाद पैदा हुए हैं, 2004 3 दिसंबर के बाद पैदा हुए हैं इंडिया में, उन्हें इंडिया के सिटीज़न माना जाएगा तब जब उसके दोनों पेरेंट्स, मम्मी और डैडी, दोनों भी इंडिया के सिटीज़न हैं और नन ऑफ हिज पेरेंट्स इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नन ऑफ हुज पेरेंट्स इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अदर इज़ नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। जो बच्चा 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हो रहा है, 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हो रहा है, अगर उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन हैं और दोनों में से कोई भी इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तभी उस बच्चे को इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप बाई बर्थ। तो यहाँ एक कैच की बात है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, मतलब जो अब हाई कमीशन हो गया, मतलब जो बाहर की कंट्री के सिटीजन्स हैं और वो इंडिया में रह रहे हैं बिकॉज ऑफ सम डिप्लोमेटिक रिलेशंस, मतलब इंडिया और उस कंट्री के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए जो फॉरेन के डिप्लोमेट्स इंडिया में रह रहे हैं, जिनकी पोस्ट इंडिया में हुई है, और जो एनिमेन एलियंस है वो सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते, मतलब उनके बच्चे सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते बाई बर्थ के थ्रू। अगर उनके बेटे इंडिया में पैदा हुए हैं तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। बाई डिसेंट, पहला एक्विजिशन का तरीका हो गया बाई बर्थ, मतलब जन्म से, बर्थ से, पैदा होने से। डिसेंट का मतलब हो गया, अगर सिंपल वर्ड्स में डिसेंट का मतलब कहा जाए तो ब्लड लाइन, पेरेंटेज, मतलब आपके सन या आपका ग्रैंड सन, मतलब जो आपकी आने वाली पुश्तें होगी, आपके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन जो होंगे वो डिसेंट, मतलब आपकी आने वाली ब्लड लाइन, आपकी आने वाली नस्ल, तो वो डिसेंट हो गई इन सिंपल वर्ड्स। A person born outside India on or after 26th January 1950 but before 10 December 1992 is a citizen of India by descent if his or her father was a citizen of India at the time of his or her birth। मतलब एक पर्सन जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ है, इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, इंडिया में बर्न नहीं हुआ है। फर्स्ट केस में इंडिया में बर्न हुआ था, लेकिन 10 दिसंबर 10 1992, मतलब एक आदमी जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, मतलब एक पर्सन जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले वो इंडिया का सिटीज़न बन सकता है बाय डिसेंट, मतलब उसके पेरेंटेज, मतलब उसकी ब्लड लाइन की वजह से, उनके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट की वजह से, अगर उसके फादर इंडिया के सिटीज़न थे एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ, अगर उसके फादर इंडिया के सिटीज़न है जब वो पैदा हुआ है, तब इनके फादर के पास इंडिया की सिटीज़नशिप होनी चाहिए, तो उसे इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। A person born outside India on or after December 10, 1992 is considered as the citizen of India if either of his or her parents is a citizen of India at the time of his or her birth। तो अगर 10 दिसंबर 1992 और 26 जनवरी 1950 के बीच पैदा हुआ है तो उसके फादर का सिटीज़न होना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक पर्सन जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है और 10 दिसंबर 1992 के बाद पैदा हुआ है तो उसको इंडिया का सिटीज़न बना दिया जाएगा अगर उसके
पेरेंट्स, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो मम्मी या तो डैडी, इंडिया के सिटीजनशिप जब वो पैदा हुआ है। मतलब सेकंड कंडीशन में 10 दिसंबर 1982 के बाद फादर का होना जरूरी नहीं है, फादर या मदर दोनों में से कोई भी इंडिया का सिटीजन हो तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। फ्रॉम December 3, 2004 onwards, a person born outside India shall not be a citizen of India by descent unless his or her birth is registered at an Indian consulate within 1 year of the date of birth, or with the permission of the central government after the expiry of the said period। तो अगर 2004 3 दिसंबर के बाद कोई बच्चा जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है उसको बाय डिसेंट इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उसको उसकी सिटीजनशिप रजिस्टर करानी होगी। ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। 2004 के बाद से जो कोई भी पर्सन बॉर्न हुआ है इंडिया के बाहर उसको इंडिया की सिटीजनशिप बाय डिसेंट नहीं मिलेगी। मिल सकती है अगर वो उसकी सिटीजनशिप को रजिस्टर कराएगा एक इंडियन काउंसुलेट में विद इन 1 year ऑफ डेट ऑफ बर्थ विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड। मतलब उसके पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर उसको उसकी सिटीजनशिप रजिस्टर करानी होगी कोई इंडियन काउंसुलेट में जो कंट्री वो में रह रहा है, जहाँ वहाँ पे जो इंडियन की काउंसुलेट होगी वहाँ पे उसकी सिटीजनशिप उसे रजिस्टर करानी होगी। और अगर ये 1 साल का पीरियड बीत जाता है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके करानी होगी। एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ ए माइनर चाइल्ड व्हेन इंडियन काउंसुलेट शैल बी accompanied by undertaking in writing from his parents or such minor child and that he or she does not hold an passport of another country। और जो रजिस्ट्रेशन होगी वो राइटिंग में होगी, उसके जो पेरेंट्स हैं जो माइनर के जो पेरेंट्स हैं, और ये भी उनको राइटिंग में लिख कर देना होगा कि ये जो बच्चा जो माइनर जो इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर रहा है रजिस्ट्रेशन के थ्रू उसके पास कोई दूसरी कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। फर्दर ए माइनर हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट इज ऑल्सो ए सिटीजन ऑफ any other country shall cease to be citizen of India if he or she does not renounce the citizenship or nationality of the another country within the 6 months of his or her attaining the full age। मतलब एक माइनर चाइल्ड जो इंडिया का भी सिटीजन है डिसेंट के थ्रू और कोई दूसरी कंट्री का भी सिटीजन है तो उसके पास से इंडिया की सिटीजनशिप ले ली जाएगी अगर वो रेनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना या रिजेक्ट कर देना। तो अगर वो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ देता है या फिर नेशनलिटी छोड़ देता है दूसरी कंट्री का विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग फुल एज, मतलब जब उसकी फुल एज होगी। फुल एज यहाँ पे कहीं डिफाइन तो नहीं की गई है, शायद 18 भी हो सकती है 21 भी हो सकती है, तो यहाँ पे मेंशन तो नहीं की गई है लक्ष्मीकांत में। तो ये जब उसकी फुल एज वो अटेन कर लेगा तब उसे दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप छोड़नी होगी, वरना इंडिया की सिटीजनशिप उसे ले ली जाएगी। बाय रजिस्ट्रेशन central government may by register any citizen of India, any person not being an illegal migrant if he or she belongs to any other of the following category namely। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब यहाँ पे बात की है सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट सिटीजनशिप के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के थ्रू किसी भी पर्सन को इंडिया की सिटीजन दे सकती है, लेकिन वो पर्सन इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो नीचे दिए गई किसी भी कैटेगरीज को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे 7 कैटेगरीज दी गई हैं, तो ये 7 कैटेगरीज में अगर कोई भी एक कैटेगरी को बिलोंग करता है तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन दी जाएगी। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब यहाँ पे ये वर्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन POI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को समझते हैं। ए पर्सन शेल बी डीम टू बी एन इंडियन ओरिजिन, यहाँ पे लास्ट में उसका डेफिनेशन दिया गया है। ए पर्सन शेल डीम टू बी इंडियन ओरिजिन इफ ही और शी और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वेर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया और इन सच अदर टेरिटरीज विच बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। तो एक पर्सन को इंडियन ओरिजिन माना जाएगा जब वो या फिर उसके कोई भी माँ या फिर बाप, मतलब फादर या मदर, उन दोनों में से कोई भी एक अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब इंडिया पाकिस्तान और आज की डेट में बांग्लादेश भी, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों में से कहीं भी पैदा हुए हो, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो, या फिर उस टेरिटरी को बिलोंग करते हो जो इंडिया का पार्ट बन गई आफ्टर 15 अगस्त 1947, एग्जाम्पल सिक्किम। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो लोग हैं जो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए या फिर उनके मम्मी या डैडी दोनों में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे या फिर उस एरिया में पैदा हुए थे जो इंडिया का पार्ट बन गया आफ्टर 15 अगस्त 1947। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का और एक डेफिनेशन है, एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होता है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है लेकिन उनके एल्डर्स या फिर उनके
जो फादर या मदर है या फिर उनके कोई ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो उनके एल्डर्स हैं वो इंडिया से थे, लेकिन वो इंडिया के सिटीजन नहीं है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के सिटीजन्स नहीं होते, उनके पास सिटीजनशिप नहीं होती है। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को सिटीजनशिप मिल जाएगी जब वो 7 साल से इंडिया में रह रहा है बिफोर इस रजिस्ट्रेशन, मतलब जिस साल वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है उससे पहले के 7 साल तक वो इंडिया में रहना चाहिए। तो अगर मैं आज 2024 में आके इंडिया में रह रहा हूँ तो 24 + 30 31, मतलब 2031 में मुझे सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर मैं कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूँ। तो रजिस्ट्रेशन से 7 साल पहले तक कंटिन्यू तो उस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को इंडिया में रहना होगा। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड द अनडिवाइडेड इंडिया। एक ऐसा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो रह रहा है कोई दूसरी कंट्री में जो अनडिवाइडेड इंडिया से अलग है। ए पर्सन हु मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब एक पर्सन जिसने इंडिया के सिटीजन से शादी कर ली है और वो इंडिया में रह रहा है 7 ईयर्स, मतलब 7 साल से कंटिन्यू इंडिया में रह रहा है उसके एप्लीकेशन देने से पहले। माइनर चिल्ड्रन और पर्सन हु आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो माइनर चिल्ड्रंस और पर्सन जो इंडिया के सिटीजन बनना चाह रहे हैं। ए पर्सन ऑफ फुल एज और कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एक पर्सन जो अपनी फुल एज अटेंड कर चुका है, कैपेसिटी अटेंड कर चुका है और उसके पेरेंट्स रजिस्टर्ड है, मतलब इंडिया के सिटीजनशिप उनके पेरेंट्स को मिले है बाय रजिस्ट्रेशन। ए पर्सन ऑफ फुल एज और कैपेसिटी who or either of his or her parents were earlier citizen of independent India and it's ordinarily resident in India for 12 months immediately before making an application for registration। मतलब एक पर्सन जिसकी फुल एज और कैपेसिटी हो गई है या फिर उसके माँ या बाप, मतलब फादर या मदर दोनों में से एक, जो इंडिया के सिटीजन थे, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन थे और इंडिया में रह रहे हैं 12 महीने से बिफोर मेकिंग द रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन करने से 12 महीने से पहले तक। ए पर्सन ऑफ फुल एज और कैपेसिटी हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया Indian card holder for 5 years and who have ordinarily resident India for 12 months before making an application of India। तो एक होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एक पर्सन जो उसकी फुल एज और कैपेसिटी अटेन कर चुका है और वो एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर है, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का एक कार्ड होता है और वो रजिस्टर कर चुका है, मतलब 5 साल से वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर है और इंडिया में रह रहा है 12 महीने से। तो उसके रजिस्ट्रेशन के 12 महीने से पहले तक वो इंडिया में होना चाहिए और जब वो सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर रहा है वो 12 महीने के बाद वो सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर सकता है और 5 साल से वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर होना चाहिए। All above the above category of person must take an oath of allegiance before they are registered as a citizen of India. The form of oath is as follow: I, A, and B do solemnly affirm and swear that I will bear true faith and allegiance towards the Constitution of India as by law established, and I will faithfully observe the laws of India and faithfully my duties of as a citizen of India। तो जो भी पर्सन बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर रहा है उसे ओथ मतलब शपथ लेनी होगी सिटीजन बनने के से पहले। बाई नेचुरलाइजेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन दे सकती है कोई भी पर्सन को, लेकिन वो इलीगल माइग्रेंट नहीं हो चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी सिटीजनशिप ले रहे हो तो आप इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए और नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी आप इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए इफ़ ही और शी पॉजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। तो नीचे दी गई क्वालिफिकेशंस आपको आप में होनी चाहिए। दैट ही और शी इज़ नॉट ए सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर द सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड टू बिकम सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ द कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। मतलब वो पर्सन उस कंट्री का सिटीज़न नहीं होना चाहिए जहाँ पे इंडिया के सिटीज़न को सिटीजनशिप नहीं मिलती बाय नेचुरलाइजेशन। दैट ही और शी इज़ नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री वेयर द सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग द सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ द कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। मतलब जिस कंट्री में इंडिया के सिटीजन्स को बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप नहीं मिलती उस कंट्री के सिटीजन्स को हम भी बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप नहीं देंगे। दैट इफ़ ही और शी इज़ अ सिटीजन ऑफ any country they undertake to renounce the citizenship of the country in the event of their application for the Indian citizenship being accepted। मतलब अगर आप कोई दूसरी कंट्री के सिटीज़न हो तो आपको उस दूसरी कंट्री की सिटीज़नशिप को रिनाउंस करना पड़ेगा, मतलब रिजेक्ट या फिर छोड़ना, मतलब उस सिटीज़नशिप को छोड़ना होगा, रिजेक्ट करना होगा अगर आपको इंडियन की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना है। दैट ही एंड शी
has either resided in India or being in the service of government in India, or partly the one and the partly the other throughout the period of the 12 months immediately preceding the date of the application. मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन बाई नेचुरलाइजेशन के लिए आप जब अप्लाई करने वाले हो उस डेट से 12 महीने पहले तक या तो आपको इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए या फिर आप इंडियन गवर्नमेंट में एक सर्विस कर रहे होंगे, मतलब इंडियन गवर्नमेंट में आप काम कर रहे होंगे, तो उसके 12 महीने पहले तक आप काम कर रहा होगा या फिर आपको इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा। आप जब अप्लाई कर रहे हो उस डेट से 12 महीने पहले तक, मतलब 1 साल पहले तक। That during the 14 years immediately preceding the said period of 12 months, he or she has either resided in India or being the service of the government in India। मतलब 14 साल पहले immediately preceding the said period of 12, मतलब ये जो 12 महीने का प्रीसीडिंग पीरियड है, मतलब जिस दिन आप अप्लाई करोगे उससे 12 महीने पहले का जो पीरियड है उसके 14 साल पहले तक, इमीडिएटली इसके 14 साल पहले, मगर अगर देखा जाए तो जिस साल आप अप्लाई कर रहे हो उससे 14 साल पहले आप या तो इंडिया का रेसिडेंट होने चाहिए या फिर इंडियन गवर्नमेंट में कोई सर्विस कर रहे होंगे या फिर इनमें से कोई भी पार्शियली कोई, मतलब आधा आधा कोई। फॉर द पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट नॉट लेस देन 11 ईयर्स, मतलब ये 11 साल से कम नहीं होना चाहिए, 11 साल से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आप 11 साल से ज़्यादा या तो सर्विस में हो या तो आप इंडिया के रेसिडेंट हो। However, the Citizenship Amendment Act of 2019 has reduced the aggregate period of residence on service in the government of India is not less than 5 years for the persons belonging to the Hindu, Sikhs, Buddhist, Jain, Parsi और Christian community in Afghanistan, बांग्लादेश और पाकिस्तान। मतलब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 का, इसने ये एग्रीगेट पीरियड रिड्यूस कर दिया है। एग्रीगेट पीरियड रिड्यूस करना है या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस का, इसको लेस देन ये 5 साल से बढ़कर होना चाहिए उनके लिए जो हिंदू है, सिख्स है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, क्रिश्चियंस है। कौन कौन सी कंट्रीज़ के? अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के। दैट ही और शी इज़ अ गुड कैरेक्टर, मतलब उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, तो इसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए। इंडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं। दैट ही और शी हैज़ बिन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ स्पेसिफाइड इन इंग्लिश 8 शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे 8th शेड्यूल में कुछ लैंग्वेज दी गई हैं। हमारे 8th शेड्यूल में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कुछ लैंग्वेजेस दी गई हैं। वो लैंग्वेज है एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेजेस है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 14 लैंग्वेजेस थी। सो इन लैंग्वेजेस की एक एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए। दैट इन इवेंट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन बीइंग ग्रांटेड टू हिम और हर शी intends to reside in India or enter into the continuing service under the government in India under the international organization or which India is a member or under a society, company or body of person established in India। मतलब जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन दिया जाएगा वो या तो इंडिया में रहने के इंटेंशन से आई होगी या फिर वो अपनी एंट्रेंस का कंटिन्यू करने आई होगी या फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई सर्विस दे रही होगी, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका इंडिया कोई पार्ट है या फिर कोई एक सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी जिसका कोई इंडिया पार्ट है या फिर कोई कंपनी या फिर कोई बॉडी ऑफ पर्सन जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुई है। हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेव ऑल और एनी ऑफ द अबव कंडीशन फ्रॉम नेचुरलाइजेशन इन केस ऑफ ए पर्सन हु इज रेंडर्ड डिस्टिंग्विश सर्विस टू द साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस एंड ह्यूमन प्रोग्रेस। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो ये ऊपर वाली कंडीशंस में कुछ चेंज कर सकती है और कंडीशंस ऑफ नेचुरलाइजेशन को चेंज कर सकती है। अगर कोई पर्सन बहुत ही एक्सेलेंट है साइंस में, फिलॉसफी में, आर्ट में, लिटरेचर में, वर्ल्ड पीस में, ह्यूमन प्रोग्रेस में, मतलब उसके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। एवरी नेचुरलाइज्ड सिटीजन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेम एज फुटनोट 6 अबव। मतलब जब आप इंडिया के रेसिडेंट होंगे और जब आप मतलब इंडिया की सिटीजनशिप आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू लोगे या फिर आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू लोगे, दोनों केसेस में आपको ओथ मतलब शपथ लेनी होगी। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, if any foreign territory became a part of India, the government of India specifies the person who among the people of the territory shall be citizen of India।
मतलब अगर कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्पेसिफाई करेगी कि कौन कौन सा पर्सन, मतलब जो टेरिटरी इंडिया के अंदर आई है वो टेरिटरी में कुछ लोग होंगे, उन लोगों में से कौन से लोग इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं उसको स्पेसिफाई करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द पर्सन हु अमॉन्ग द पीपल ऑफ टेरिटरी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब उस टेरिटरी के लोगों में से किन किन लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। एक क्राइटेरिया बताएगी, स्पेसिफाई करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सच पर्सन बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द नोटिफाइड डेट, तो जो नोटिफिकेशन की डेट दी जाएगी तब से वो इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जब पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट बना था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 पास किया था अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। स्पेशल प्रोविजन एज द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय असम अकॉर्ड, तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस है सिटीजनशिप से रिलेटेड जो कवर करते हैं असम से रिलेटेड। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 में आया था उसको अमेंड किया गया था 1985 में। added the following special provisions as to citizenship of the person covered by Assam Accord which is related to the foreign issues। तो फॉरेन इश्यूज से रिलेटेड मतलब बांग्लादेश से रिलेटेड, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए असम अकॉर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था 1985 में। ऑल द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम बिफोर 1 जनवरी 1966 फ्रॉम बांग्लादेश एंड हु हैव बीन ऑर्डिनरी रेसिडिंग इन असम सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू असम शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एज फ्रॉम 1 जनवरी 1966। मतलब सारे पर्सन जो इंडियन ओरिजिन थे, मतलब PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो असम आए हैं 1 जनवरी 1966 से पहले, जो बांग्लादेश से असम आए हैं 1 जनवरी 1966 से पहले, वो हैव ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन, और जो असम में रह रहे हैं सिंस द डेट ऑफ एंट्री, मतलब जहाँ मतलब वो 1966 से 1 जनवरी से पहले आना चाहिए, और जो रह रहे हैं उनकी एंट्री से वो इंडिया के सिटीजन होंगे 1 जनवरी 1966 से। एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम आफ्टर 1 जनवरी 1966 बट बिफोर 25th March 1971 from Bangladesh and who has been ordinarily residing in Assam since the date of his or her entry to Assam who has been detected to be a foreigner shall register himself। तो एक पर्सन जो इंडिया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब जो PIO है और वो असम आया है 1966 के बाद, लेकिन 1971 से पहले बांग्लादेश से, वो रेसिडेंट और जो असम में रह रहा है उसके एंट्री की डेट के थ्रू वो अपनी सिटीजनशिप को रजिस्टर कराएगा। सिंस अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल डीम टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर ऑल द पर्पस एज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 10 years from the date of detection as foreign, but in the intervention of the period of 10 years he or she have the same rights and an obligation as a citizen except the right to vote। मतलब जो भी लोग 1971 से पहले आए हैं लेकिन 1966 के बाद आए हैं और जो फॉरेनर डिटेक्ट्स होते हैं उनको अपनी सिटीजनशिप रजिस्टर करानी होगी, और 10 साल के बाद उनकी सिटीजनशिप को मतलब वो जब से वो डिटेक्ट हुए हैं एज अ फॉरेनर उसके 10 साल के बाद उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन इन 10 साल के पीरियड के थ्रू इन्हें सारी सिटीजनशिप के राइट्स और ऑब्लिगेशंस मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे, लेकिन राइट टू वोट नहीं मिलेगा। स्पेशल प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड किन किन लोगों के लिए जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए हैं। और ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये तीनों भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ये प्रोविजंस चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार के लिए नहीं है, सिर्फ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 मोस्ट रिसेंट है। ये रिसेंट मतलब अब मैं 2024 में बना रहा हूँ ये वीडियो, 5 साल पहले की बात है ये, 2019 में, कोविड से पहले, ऑलमोस्ट एक जस्ट पहले कोविड से। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एडेड द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान हु एंटर्ड इनटू इंडिया ऑन और बिफोर 31st December 2014 and who have been exempted from the adverse penal consequences of passport entry into India Act 1920 and Foreigners Act 1946। तो ये स्पेशल प्रोविजंस देता है माइग्रेंट्स को जो बिलोंग करते हैं हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के, और वो किस कंट्री से माइग्रेट होने चाहिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, जो इंडिया में एंटर हुए हैं 31st December 2014 से पहले।
और उनको एग्जेम्पशन मिली है, मतलब उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉन्सिक्वेंसेस थे पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के एग्जेम्पशंस मिले हैं। The central government may grant a certificate of registration or certificate of naturalization to such person on fulfillment of the specific conditions for the registration and qualification of naturalization. तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन दे सकती है इन माइग्रेंट्स को जो ये कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। अभी हमने देखा था ना, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इलीगल माइग्रेंट्स को छोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया का सिटीज़न कुछ लोगों को बना सकती है, और सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन भी दे सकती है। इसके थ्रू भी इंडिया का सिटीज़न कुछ लोगों को बना सकती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के बाद अगर आप सिटीज़न बन रहे हो तो आपको ओथ ऑफ एलिगेंस, मतलब एलिगेंस का मतलब होता है, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको बताया, एलिगेंस का मतलब है ओबीडियंस, मतलब आप लॉयल रहेंगे इंडिया के प्रति आप लॉयल रहेंगे, आप पर भरोसा किया जा सकता है, आप अपनी कंट्री पर भी भरोसा करेंगे और कंट्री आप पर भरोसा करेगी। तो आपको शपथ लेनी होगी जब नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको सिटीजनशिप मिलेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको सिटीजन बना सकती है। सच ए पर्सन हु हैव बीन ग्रांटेड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन शुड लीव टू बी इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर एंट्री इनटू इंडिया। मतलब अगर पर्सन को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन मिल गया है तो उस पर्सन को इंडिया की सिटीजन मान लिया जाएगा जब से वो इंडिया में एंटर हुआ है। एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इलीगल माइग्रेंट और सिटीजनशिप शेल स्टैंड अबेटेड ऑन कन्फाइनमेंट ऑफ द सिटीजनशिप टू हिम। अगर कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है इलीगल माइग्रेंट से रिलेटेड या फिर सिटीजनशिप से रिलेटेड, वो अबेटेड हो जाएगी। अबेटेड मतलब ख़त्म हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, रोक दी जाएगी अगर उन्हें सिटीजनशिप मिल गई तो। These special provisions are not applicable to the tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. ATMM। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, तो ये सिक्स्थ शेड्यूल में दिए गए हैं। सिक्स्थ शेड्यूल में दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ट्राइबल एरियाज है। ये स्पेशल प्रोविजंस इन एरिया को एप्लीकेबल नहीं होते। आर कवर्ड अंडर द इनर लाइन नोटिफिकेशन अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873। तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के जो नोटिफिकेशन आया उसके अंडर कवर होते हैं ये एरिया। Before enactment of the Citizenship Act of 2019, migrants belong to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian communities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who entered into India without valid passport and other traveling documents, or if the validity of their passports or documents had expired, were regarded as illegal migrants and were ineligible to apply the citizenship under the provision of Registration and Naturalization of Citizenship Act of 1955। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आने से पहले जो माइग्रेंट्स थे हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आ रहे थे, जिनके पास कोई वैलिड पासपोर्ट नहीं था, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था, या फिर वैलिड डॉक्यूमेंट था लेकिन वो एक्सपायर हो गया था या शायद पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, इन ऐसे माइग्रेंट्स को इलीगल माइग्रेंट्स कंसिडर किया जाता था और वो इंडिया के सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं थे, मतलब इंडिया के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। लेकिन जब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है 2019 में, मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955 को 2019 में जब अमेंड किया गया तो ये कहा गया कि ये जो माइग्रेंट्स है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के, इनको इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2015 से सेंट्रल गवर्नमेंट exempted set migrants from the adverse panel consequences of passport inquiry into India 1920 and Foreigners Act of 1946. Subsequently in 2016 central government also made them eligible for long term visa to stay in India। 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कर दिया इन माइग्रेंट्स को, मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेस और जो फुलफिलमेंट करनी थी अंडर द पासपोर्ट इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1920 और फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 के अंदर जो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी, इनसे इन माइग्रेंट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी। और 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको ये भी एलिजिबिलिटी दे दिया, इन माइग्रेंट्स को ये भी मौका दिया कि वो एक लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं इंडिया में रहने के लिए। तो इन माइग्रेंट्स को बहुत सारी सुविधा दी गई थी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और 2019 के बाद तो वो सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। विद द एनैक्टमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2019
said the migrants became eligible for the Indian citizenship. This came into force in January 10, 2020. तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू ये माइग्रेंट्स एलिजिबल हो गए थे इंडियन सिटीजनशिप के लिए, मतलब वो इंडियन के सिटीजन बन सकते थे, और ये फोर्स में आया 2020 में। ये बहुत रिसेंट है, ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो ये तो हो गया एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो 5 तरीक़ों से आप सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हो: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। अब लॉज ऑफ सिटीजनशिप, मेनली 3 तरीक़ों से आपकी सिटीजनशिप ले ली जा सकती है या फिर आपसे इंडियन सिटीजनशिप आप लूज़ कर दोगे। Citizenship Act of 1955 prescribed 3 ways of losing citizenship, whether acquired under the act or prior to the constitution, with renunciation, termination, deprivation. तो सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के थ्रू आप 3 तरीक़ों से सिटीजनशिप आपकी ले ली जा सकती है, चाहे वो एक्वायर की गई हो अंडर दिस एक्ट, दैट इज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के थ्रू आपने एक्वायर किया हो, या फिर आपने बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कुछ सिटीजनशिप को एक्वायर किया हो। दोनों तरीक़ों से अगर आपने एक्वायर किया है तो 3 तरीक़ों से आपकी सिटीजनशिप ले ली जा सकती है। फर्स्ट, रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना, रिजेक्ट, लीव कर देना, मतलब छोड़ देना। अगर इन ब्रीफ हिंदी में कहा जाए तो छोड़ देना। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज और हर इंडियन सिटीजनशिप। मतलब एक जो इंडिया का सिटीजन है, मतलब वो जिसके पास सिटीजनशिप है और फुल एज है, फुल एज मतलब वो इतनी एज में आ गया है कि वो होश आवाज़ का है, हर चीज़ को समझता है, वो ये डिक्लेयर कर सकता है कि वो रिनाउंस मतलब अपनी इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ा है। मतलब ये इस केस में सिटीजन अपनी मन मर्जी से वॉलंटरीली अब सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ा है। अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिक्लेरेशन द पर्सन सीज टू बी, अपनी मन मर्जी से वो ले सकता है। अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द पर्सन सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन मतलब जो आपने डिक्लेरेशन दिया है कि आप इंडिया के सिटीजनशिप को रिनाउंस कर रहे हो, मतलब इंडिया के सिटीजनशिप को छोड़ रहे हो, उस डिक्लेरेशन को आपको रजिस्टर पर आना होगा। द पर्सन सीज टू बी इंडियन सिटीजन, मतलब उससे इंडिया की सिटीजनशिप ले ली जाएगी। सीज मतलब ले लेना, कोई चीज़ को वापस ले लेना, एक्वायर कर लेना। हाउएवर इफ़ द डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द वार्स इन विच इंडिया इज इंगेज, इट्स रजिस्ट्रेशन विल बी विथ हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप आपकी सिटीजनशिप को रिनाउंस कर रहे हो, मतलब आपकी सिटीजनशिप को आप छोड़ रहे हो, उसका आप रजिस्ट्रेशन दोगे कि आप इंडियन सिटीजनशिप को छोड़े। लेकिन अगर वो रजिस्ट्रेशन और आपका ये जो डिक्लेरेशन है कि आप इंडियन सिटीजनशिप छोड़े, अगर वो वार के ड्यूरेशन में है, मतलब 1971 में इंडिया का वॉर हुआ था और इंडिया के वॉर के दौरान, तो 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, 1962 में इंडिया का चाइना का वॉर हुआ था। तो अगर सपोज़ कीजिए इस ईयर में 1971 और 1962 के ईयर में किसी सिटीज़न ने अपनी सिटीज़नशिप को रिनाउंस किया और रजिस्ट्रेशन दिया, तो उस साल सेंट्रल गवर्नमेंट वो रजिस्ट्रेशन को होल्ड कर सकती है। मतलब आपकी सिटीज़नशिप का आप सिटीज़नशिप छोड़े, उसका आपने रजिस्ट्रेशन दिया, उस सिटीज़नशिप को इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो रोक सकती है, क्योंकि वॉर के दौरान शायद आप इंडिया की सिटीज़नशिप छोड़कर आप हमारी अपोजिशन, जो हमारी कंट्री जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है, उसके साथ आप मिल सकते हो, इसकी फुल प्रोबेबिलिटी है। और ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वॉर के दौरान कोई भी सिटीजनशिप की रिनाउंसिएशन को सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड पर रखेगी। और आगे अगर इन केस फ्यूचर में भी इंडिया का कोई वॉर हो जाएगा और उस दौरान अगर कोई सिटीजन रिनाउंसिएशन दे रहा है, तो उस सिटीजनशिप को वो इंडिया होल्ड पर रखेगा। फर्दर, व्हेन अ पर्सन रिनाउंस his or her Indian citizenship, every minor child of that person also loses the Indian citizenship. अगर एक पर्सन ने इंडिया की सिटीजनशिप रिनाउंस की है, मतलब अपनी मन मर्जी से इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ी है, तो उसके जो बच्चे होंगे, उसके जो चिल्ड्रेन होंगे, वो आने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनकी भी इंडियन सिटीजनशिप ले ली जाएगी। मतलब उसके साथ साथ उसकी आने वाली जनरेशन भी इंडिया की सिटीजन नहीं रहेगी। बशर्ते, however, when such children attain the age of 18, he or her may within the year resume the Indian citizenship. लेकिन एक शर्त में, अगर कोई आदमी उसकी सिटीजनशिप रिनाउंस कर रहा है तो उसकी आने वाली जनरेशन के पास सिटीजनशिप नहीं होगी। लेकिन अगर उसके आने वाले बच्चे 18 साल के हो गए हैं और उसके 1 साल के अंदर अंदर वो इंडिया की सिटीजनशिप रेज्यूम कर लेते हैं, तो वो इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। बाई टर्मिनेशन, व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरीली, consciously, knowingly, without
duress, undue influence and compulsion acquires the citizenship of another country, his or her citizenship automatically terminates. This provision, however, does not apply during a war in which India is engaged. तो टर्मिनेशन के थ्रू पहली सिचुएशन में तो आप विलफुल्ली अपनी मर्जी से इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहे हो, लेकिन दूसरे केस में अगर आप अपनी मन मर्जी से कोई दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो, मतलब कोई सपोज कर लिए कोई कंट्री ए है, अब आप इंडिया के सिटीजन हो, आपने इंडिया के सिटीजन रहते हुए ए कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो आपकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो आपने ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब अगर आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले रहे हो तो इंडियन गवर्नमेंट आपसे इंडिया की सिटीजनशिप वापस ले लेगी, तो एक साथ आप दो कंट्री के सिटीजन नहीं हो सकते। ये प्रोविज़न ऑब्वियसली वार्स के टाइम भी नहीं चलता है, वार के टाइम पे आपकी ये डिसीजन अपहोल्ड पर रहेगा। तो रिनाउंसिएशन से आप खुद से इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहे हो, टर्मिनेशन के वक्त आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हो, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप ले लेगी। दोनों केसेस अगर और रिनाउंसिएशन और टर्मिनेशन अगर वॉर के दौरान हो रहा है तो इस डिसीजन को होल्ड पर रखा जाएगा। बाय डिप्रीवेशन, इट इज़ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इफ़ डिप्रीवेशन, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपकी सिटीजनशिप ले लेगा अगर आप नीचे दिए गए कोई भी चीज़ों में इन्वॉल्व है। सिटीजन ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, अगर आपने इंडिया की सिटीजनशिप फ्रॉड कर मतलब लॉफुली लीगली नहीं ली है, कोई घपला करके ली है आपने इंडिया की सिटीजनशिप बाय फ्रॉड करके इंडिया की सिटीजनशिप ली है और कल के दिन गवर्नमेंट को मालूम हो जाए तो आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। सिटीजन हैज़ शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आपको लॉयल रहना है, आपको एलिगेंट रहना है, एलिगेंस रहना है, तो होता है ना ओथ ऑफ एलिगेंस, मतलब आपको लॉयल होना है, फेथफुल, ओबीडियंट होना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो आप एलिगेंस नहीं हो इसलिए आपसे सिटीजनशिप ले ली जाएगी। सिटीजन हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग द वॉर, तो आपने इलीगली, मतलब अगर इंडिया के किसी के साथ वॉर चल रहा है और आप अपोजिशन का साथ दे रहे हो तो वो तो इलीगल ही हुआ ना, तो आप इसमें भी आपने अपनी कंट्री से गद्दारी की है, आप अनलॉफुली ट्रेड कर रहे हो, मतलब अगर किसी के साथ हमारा वॉर हो जाए तो हम उसके साथ ट्रेडिंग कनेक्शन तोड़ देंगे, तो आपने फिर भी ट्रेड किया या फिर भी कम्युनिकेट किया एनिमी कंट्री से, तो भी आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। सिटीजन हैज़ विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन बीइंग इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years, मतलब एक सिटीजन ने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू अपनी सिटीजनशिप एक्वायर की। हमने पहले पढ़ा था 5 मेथड थे, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, और इनमें से 2 केसेस में अगर आपने रजिस्ट्रेशन के थ्रू और नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर की है और इस एक्वायर करने के 5 साल बाद आप कोई भी कंट्री में 2 साल के लिए अगर आपको सज़ा सुनाई गई है तो आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। Citizen has been ordinary resident out of India for 7 years continuously. This was not apply if he or she is a student abroad or is in service of a government in India or an international organization of which India is a member, has registered annually at the Indian consulate his or her intention to retain his or her citizenship. अगर आप सिटीज़न हैं इंडिया के और आप इंडिया के बाहर रह रहे हैं कंटिन्यू 7 साल के लिए, मतलब कंटिन्यूसली 7 साल में आप एक बार भी इंडिया नहीं आए और 7 साल कंटिन्यूसली आप इंडिया के बाहर रह रहे हो तो भी आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस है, ये कोई स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। अगर आप बाहर हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। अगर कोई आप सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इंडिया कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब इंडिया बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है, तो उसके लिए हमारे कुछ इंडिया के सिटीजन्स एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बाहर काम कर रहे होंगे, तो अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस में हो या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो जिसका इंडिया भी मेंबर है, और आप एनुअली जो इंडियन काउंसलेट है उस कंट्री में एक इंडिया काउंसलेट होगा, वहाँ जाकर आप कंटिन्यू एनुअली, मतलब साल में एक बार ये रजिस्टर कर रहे हो कि आपको इंडिया की सिटीजनशिप रिटेन करनी है, आप इंडिया के सिटीजन ही हो, ये एनुअली साल में एक बार अगर आप जाकर इंडियन काउंसलेट में कह रहे हो तो आपकी सिटीजनशिप नहीं जाएगी। तो ये तो हो गया कि आप सिटीजनशिप कैसे लूज़ करोगे। पहला तो रिनाउंसिएशन, अपनी मर्ज़ी से आप इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहे हो और उसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरा है टर्मिनेशन, अगर आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लोगे तो इंडिया की गवर्नमेंट आपके इंडिया की सिटीजनशिप आपसे छीन लेगी। दोनों केसेस वॉर के टाइम पे अप्लाई नहीं होते हैं, वॉर के टाइम पे आप होल्ड पे रहेगा। डिप्रीवेशन, अगर आप सिटीजनशिप फ्रॉड करके लेते हो या फिर आप इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लॉयल नहीं हो या फिर आपने वॉर के टाइम पे किसी एनिमी कंट्री का साथ दिया या फिर आप रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर की लेकिन उसके 5 साल के अंदर 2 साल से ज़्यादा की आपको सज़ा सुनाई गई या फिर आप 7 साल से कंटिन्यूस बाहर में रह रहे हो तो आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी।
अब आते हैं नए टॉपिक पे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI। In September 2000, Government of India, Ministry of External Affairs has set up a high-level committee on Indian diaspora under the chairmanship of LM Singhvi। तो 2000 मतलब आज से 24 साल पहले की बात हो रही है। 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने एक कमिटी सेटअप की थी ऑन इंडियन डायस्पोरा। अब ये वर्ड का मीनिंग जान लीजिए, डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है वो लोग जो इंडियन हैं लेकिन वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु मूव अवे फ्रॉम द देयर नेटिव कंट्री। मतलब वो इंडिया के लोग हैं लेकिन इंडिया के बाहर रह रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ LM सिंघवी। तो LM सिंघवी के अंडर एक कमेटी बनाई गई थी। तो ये LM सिंघवी जी एक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, शायद एडवोकेट थे शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये प्रैक्टिस करते थे। तो इनको ये चेयरमैन बनाया था इस कमेटी का। द मैंडेट ऑफ द कमिटी वॉज टू कंडक्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा एंड टू रिकमेंड मेजर्स फॉर द कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद देम। मतलब ये कमेटी का एम क्या था, पर्पस क्या था? ये कमेटी का पर्पस ये था कि आप स्टडी कीजिए ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा, मतलब जो इंडिया के लोग जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, इनके साथ हम रिलेशनशिप मतलब कनेक्शन कैसे बनाएं, इनके साथ हमारी कांस्टेंट रिलेशनशिप, मतलब ये हमसे टच में रहने चाहिए। तो इस बात को स्टडी कीजिए और इनके बीच में और इंडिया के बीच में, मतलब डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप कैसे इंक्रीज़ की जाए, कनेक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ की जाए, इसके लिए कुछ मेजर्स रिकमेंड कीजिए। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स इन जनवरी 2002। मतलब ये कमेटी ने 2000 में सेटअप हुई थी, 2 साल कंटिन्यू बहुत ज़बरदस्त काम किया है। इसके बाद 2002 में इसकी रिपोर्ट आई। इट रिकमेंडेड द अमेंडमेंट इन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955। तो सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट आया था उसमें कुछ अमेंडमेंट कीजिए, कुछ चेंजेस कीजिए, ये इन्होंने रिकमेंड किया। टू प्रोवाइड द ग्रांट ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप टू ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बिलोंगिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड कंट्रीज़। मतलब कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज़ जिनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं उनको ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब 2 सिटीजनशिप दी जाए, और ये PIOs के लिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है। मैंने इससे पहले भी आपको PIO का डेफिनेशन बनाया था। PIO एक पर्सन है जो इंडिया का सिटीज़न नहीं है लेकिन उसके जो फोर फादर्स थे, जो एल्डर्स थे, जो उसके दादा या मतलब पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वो इंडिया से थे, लेकिन PIO एक इंडिया का सिटीज़न नहीं है, उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीज़न थे। तो उन PIO को ड्यूअल सिटीजनशिप देने की बात की गई। Accordingly, the Citizenship Amendment of 2003 made the provision for the acquisition of overseas citizenship of India by PIOs of 16 specific countries other than Pakistan and Bangladesh। तो ये LM सिंघवी जी की ये कमेटी के रिकमेंडेशंस को मान लिया गया और सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में कुछ अमेंडमेंट किए गए और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 पास किया गया। इससे कहा गया कि ऐसा प्रोविजंस बनाएंगे जिससे OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मतलब PIOs को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिलेगी, OCI आप मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप आपको मिलेगी, किनको मिलेगी? PIOs को मिलेगी, और 16 स्पेसिफिक कंट्रीज़ के, मतलब पूरे कंट्रीज़ को नहीं था। 2003 में 16 स्पेसिफिक कंट्रीज़ को दिए गए थे और वो बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं हो सकते, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अलग दूसरी कंट्रीज़ को। इट ऑल्सो ओमिटेड ऑल द प्रोविजन रिकॉग्नाइजिंग द और रिलेटिंग द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्ट। मतलब जो प्रिंसिपल एक्ट था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 था, उसके अंदर से कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को हटा दिया गया। ओमिटेड मतलब हटा दिया गया, अलग कर दिया गया। ओमिटेड मतलब अलग कर देना, लीव कर देना, एक्सक्लूड कर देना, इंटेंशनली, वॉलंटरली। तो ये 2003 के अमेंडमेंट के थ्रू आया गया। OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को लाया गया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कौन बन सकते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन सकते हैं, और कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को हटा दिया गया सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 से। लेटर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 expanded the scope of grant of OCI for PIOs for all the countries except Pakistan and Bangladesh as long as their home countries allow dual citizenship under their local laws।
मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने तो ये कहा कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दी जाएगी पीआईओस को, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स को दी जाएगी 16 स्पेसिफिक कंट्रीज़ को के लोगों को दी जाएगी, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। और कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप हटा दी गई थी प्रिंसिपल एक्ट से, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 से कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप हटा दी गई। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मतलब सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 फिर अमेंडमेंट किया गया 2005 में, और ये कहा गया कि जो OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इसका स्कोप बढ़ाइए, मतलब इसका जो स्कोप है, मतलब इसका जो ये लिमिटेड था 16 कंट्रीज़ तक, इसको बढ़ाइए, इसको इंक्रीज़ कीजिए। तो ये PIO सारे कंट्रीज़ के PIOs को दे दिया गया एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के दुनिया की हर कंट्री के PIOs को दिया गया कि हर कंट्री के PIOs OCI कार्ड मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हैं, जब तक उनकी कंट्री के लोकल लॉज डुअल सिटीजनशिप को अलाउ करते हैं। It must be noted that here OCI is not actually a dual citizenship, as Indian Constitution forbid dual citizenship or dual nationality under Article 9। ये गौर करने की बात है कि जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है ये डुअल सिटीजनशिप मतलब दो सिटीजनशिप को प्रमोट नहीं करता है, ये दो सिटीजनशिप से कुछ अलग है। ये जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं ये एक्चुअली हमारे सिटीजन इंडिया के सिटीजन नहीं है। डुअल सिटीजनशिप को हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट नहीं करता है, उसे रोकता है अंडर आर्टिकल 9। ये नोट करने की बात है। Again, Citizenship Amendment Act of 2015 modified the provision pertaining to OCI in the Principal Act। तो फिर 2015 में सिटीजनशिप में अमेंडमेंट एक्ट आया और ये कहा गया, इससे थोड़े मॉडिफिकेशंस किए गए। OCI से रिलेटेड मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए प्रोविजंस में। It has introduced a new scheme called Overseas Citizen of India Card Holders by merging the PIO card schemes and OCI card schemes। मतलब इसने इंट्रोड्यूस किया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, मतलब जो OCI थे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया थे उनको एक कार्ड दिया गया था, और PIO कार्ड और OCI कार्ड पहले अलग था, इन दोनों को मिला दिया गया। अब PIO कार्ड होल्डर्स और OCI कार्ड होल्डर्स को मिला के OCI कार्ड स्कीम के अंदर मिला दिया गया, मतलब PIO का कार्ड अलग था OCI का कार्ड अलग था, दोनों को मर्ज कर दिया गया था। PIO कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2002। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम थी वो 2002 में इंट्रोड्यूस की गई थी। देयर आफ्टर द OCI स्कीम कार्ड वॉज इंट्रोड्यूस इन दिसंबर 2005। और जो OCI कार्ड इंट्रोड्यूस की गई थी वो 2005 में थी। ऑब्वियसली बात है 2003 में OCI का कॉन्सेप्ट आया था और 2005 में OCI कार्ड इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। Scheme has become both of the schemes were running in parallel even though OCI card scheme became more popular। जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड था वो बहुत पॉपुलर हो गया था। This was causing unnecessary confusion in the minds of public applicants, keeping in view some problems being faced by applicants to provide enhance the facility to them. The government of India decided to formulate one single scheme after merging the PIO and OCI scheme containing positive attributions of both। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड को मर्ज कर एक ही बना दिया गया। Hence, for achieving this objective, Citizenship Amendment of 2015 was enacted। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 पास किया गया जिससे PIO और OCI को मर्ज कर दिया गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड को मर्ज कर दिया गया। PIO scheme was rescinded in January 2015. It was also notified that all existing PIO card holders shall be deemed to be OCI card holder from 2015 annual report 2015-16। और ये जो ऊपर की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ली गई है। और ये कहा गया कि PIO स्कीम के अंदर जो 2015 से ये नोटिफाई किया गया जो PIO कार्ड होल्डर्स हैं उन लोगों को OCI कार्ड होल्डर्स माना जाएगा 2015 के बाद, 9 जनवरी 2015 के बाद। The Citizenship Amendment Act of 2015 replaced the nomenclature of overseas citizens of India with overseas citizens of India card holders and made the following provisions in the Principal Act। तो सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 के थ्रू ये जो नाम था मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ये जो OCI जो लोग रह रहे थे फॉरेन दूसरी कंट्रीज़ में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता था, तो इनका नाम चेंज कर ये कह दिया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, मतलब ये कार्ड होल्डर्स हैं OCI के कार्ड होल्डर्स हैं ये कहा गया। और थोड़े प्रोविजंस में ये प्रिंसिपल एक्ट में थोड़े प्रोविजंस डाल दिए। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 ये प्रिंसिपल एक्ट है, इसमें ये प्रोविजंस नीचे दिए गए प्रोविजंस डाल दिए गए। रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स।
तो रजिस्ट्रेशन OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बारे में नीचे लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन होंगे और वो रजिस्टर करेंगे कार्ड होल्डर जो एनी पर्सन ऑफ हिज फुल एज और कैपेसिटी, एक पर्सन जो अपनी फुल एज मतलब इतनी उम्र का हो गया है कि वो होशोवास, ये एज यहाँ पे मेंशन तो नहीं की गई है, यहाँ पे एज मेंशन तो नहीं की गई है, लेकिन ये एज हो सकती है 18 या फिर 21। फुल एज 18 मोस्ट प्रोबेबली 18 होगी। फुल एज और होशोवास की एज है, होशोवास की कैपेसिटी है। हु इज़ अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री बट वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ और एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, कोई दूसरी कंट्री का सिटीजन है, या फिर वो इंडिया का सिटीजन था, वो इंडिया का सिटीजन था जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आया, मतलब 1950 के करीब की बात हो रही है यहाँ पे। हु इज़ अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री बट वाज एलिजिबल टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो दूसरी कंट्री का सिटीजन है लेकिन वो एलिजिबल था, मतलब इंडिया का सिटीजन बन सकता था जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंसमेंट मतलब फोर्स में आया। हु इज़ अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री बट बिलोंग टू द टेरिटरी दैट बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। पौंडीचेरी है, सिक्किम है और गोवा है, ऐसी कंट्री, ऐसी कुछ एरियाज़ हैं जो इंडिया का पार्ट बने 15 अगस्त 1947 के बाद। तो एक ऐसा सिटीजन जो दूसरी कंट्री को बिलोंग करता है लेकिन वो इन टेरिटरीज में था जो इंडिया के पार्ट बने आफ्टर 1947 15 अगस्त, हु इज़ ए चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ एनी ऑफ सच सिटीजन। मतलब ऊपर दिए गए हुए सिटीजन्स के सिटीजन्स की ग्रैंड चिल्ड्रन या चिल्ड्रन वो भी OCI कार्ड होल्डर्स बन सकते हैं। ए पर्सन हु इज़ अ माइनर चाइल्ड ऑफ ए पर्सन मेंशन अबव क्लॉज ए, मतलब ऊपर दिए गए, मतलब यहाँ पे ABCD 4 क्लॉज दिए गए हैं। जो ए क्लॉज में जो सारे पर्सन्स मैंने आपको बताए हैं इनके माइनर चिल्ड्रन मतलब उनके ऑफ स्प्रिंग्स, बेटे या बेटियाँ, ये भी OCI कार्ड होल्डर्स बन सकते हैं। पर्सन हु इज़ ए माइनर एंड हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ द पेरेंट्स इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और मतलब एक पर्सन जो माइनर चाइल्ड है लेकिन उसके दोनों पेरेंट्स सिटीजन है इंडिया के, या फिर उनके पेरेंट्स में से कोई एक, एनी वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, या तो मम्मी या तो डैडी इंडिया के सिटीजन है, या फिर स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब एक हस्बैंड और वाइफ, स्पाउस मतलब हस्बैंड या फिर वाइफ, या फिर एक पार्टनर इंडियन मतलब इंडिया का सिटीजन है, दूसरा पार्टनर कोई फॉरेन ओरिजिन है मतलब बाहर का है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, उनके बेटों को भी मिल सकता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। स्पाउस ऑफ ए फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया कार्ड होल्डर। स्पाउस ऑफ ए फॉरेन ओरिजिन मतलब हस्बैंड या फिर वाइफ जिसका फॉरेन ओरिजिन है वो भी इंडिया का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बन सकता है। हुज मैरिज हैज़ बिन रजिस्टर्ड एंड सब्सिस्टेंस फॉर द कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब जिनकी मैरिज रजिस्टर हुई है। But a person who is either whose parents or grandparents or great grandparents is has or has been citizen of Pakistan, Bangladesh or such other countries as the central government may specify shall not be eligible for the registration of overseas citizenship of India card holders। लेकिन वो लोग जिनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान के सिटीज़न थे या फिर बांग्लादेश के सिटीज़न थे या फिर कोई भी ऐसी कंट्रीज़ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, वो एलिजिबल नहीं होंगे ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कार्ड को लेने के। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को के सिटीजन्स को OCI कार्ड नहीं दिया जाता है। ये तो हमने ऑलरेडी भी पढ़ लिया था, ये तब से है जब 2003 में ये आया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश शुरू से एक्सक्लूडेड है फ्रॉम OCI। कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ओवर द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो जो OCI कार्ड होल्डर्स है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स हैं, उनको कुछ राइट्स नहीं दिए गए हैं। तो वो राइट्स क्या क्या है वो देखते हैं। एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया शिल बी एंटाइटल्ड टू सच राइट्स एज कन्फर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, दे आर मेंशन इन टेबल 7.1। तो कुछ राइट्स जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को दिए गए हैं वो टेबल 7.1 में दिए गए हैं, ये हम आगे देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि कौन से राइट्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को नहीं दिए गए। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया शैल नॉट बी एंटाइटल्ड विद द फॉलोइंग राइट्स। तो नीचे दिए गए हुए राइट्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को नहीं दिए गए हैं। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वालिटी मिलेगी अंडर आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल नहीं है, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी OCI कार्ड होल्डर्स को नहीं मिलेगी। वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते OCI कार्ड होल्डर्स, हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते OCI कार्ड होल्डर्स,
वो वोट नहीं कर सकते, मतलब वो इंडिया के इलेक्शंस में वोट नहीं डाल सकते उसे कार्ड होल्डर्स। वो हाउस ऑफ पीपल्स और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर नहीं बन सकते, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते। वो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उनके मेंबर नहीं बन सकते। वो पब्लिक सर्विसेज की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, और उनकी उन पोस्टों के लिए भी एलिजिबल नहीं है जो डील करते हैं यूनियन और स्टेट की अपॉइंटमेंट से, लेकिन उन सर्विसेज के लिए एलिजिबल हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स ये सब नहीं कर सकते, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, गवर्नमेंट पोस्ट के लिए उन्हें बराबर की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते, वोट नहीं डाल सकते, और पब्लिक सर्विसेज ज्वाइन नहीं कर सकते। रिनाउंसिएशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। रिनाउंसिएशन मतलब इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, रिनाउंसिएशन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, या फिर मतलब छोड़ देना, लीव कर देना। मतलब आप ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड को कैसे छोड़ोगे। An overseas citizen of India card holder can make declaration renouncing his or her overseas citizenship of India card holder status। मतलब एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर ये डिक्लेयर कर सकता है कि वो अपनी कार्ड ओसीआई कार्ड होल्डरशिप का जो स्टेटस है वो उसको छोड़ रहा है, ये डिक्लेयर दे सकता है, और इस डिक्लेरेशन को उसे रजिस्टर कराना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। सच ए पर्सन सीज टू बी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। और अगर वो डिक्लेरेशन देता है और वो डिक्लेरेशन रजिस्टर हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसके पास से ओसीआई कार्ड होल्डर का स्टेटस ले लिया जाता है, मतलब इज नो लॉन्गर एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। वेर ए पर्सन सीज टू बी एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, मतलब जब एक पर्सन के पास से जब वो रिनाउंस कर देता है और उसके पास से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर का जब उसके पास स्टेटस चले जाता है, तो द स्पाउस ऑफ द ओरिजिन ऑफ दैट पर्सन, तो उसका जो स्पाउस है या फिर हस्बैंड और वाइफ है हु हैज़ ऑब्टेन्ड द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड एवरी माइनर ऑफ द चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो सीज टू बी एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। मतलब एक पर्सन है जिससे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर का स्टेटस ले लिया गया है, तो उसका जो स्पाउस होगा या फिर हस्बैंड और वाइफ होगा और जो उसके आने वाले बच्चे हैं जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स है, उन सब का कार्ड होल्डर का स्टेटस ले लिया जाएगा। मतलब जब एक पर्सन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर का स्टेटस जब से ले लिया जाता है, तो उसके थ्रू जो उसके स्पाउस को ओसीआई कार्ड होल्डर का स्टेटस मिलेगा, और जो उसके आने वाले बच्चों को मतलब ऑफ स्प्रिंग्स को, बेटे या बेटियों को ओसीआई कार्ड होल्डर का स्टेटस मिलेगा, उनसे भी वो स्टेटस ले लिया जाएगा। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एक तो हो गया खुद से ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को छोड़ना, और दूसरा जो ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्डर का जो स्टेटस है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना। मतलब फर्स्ट केस में आप खुद से छोड़े और दूसरे केस में इंडियन गवर्नमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर इफ़ इट इज़ सेटिस्फाई दैट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर सकती है एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, अगर आपने नीचे दिए गए कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई किया। द रजिस्ट्रेशन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर वॉज ऑब्टेन्ड बाई फ्रॉड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और एनी मटेरियल फैक्ट कॉन्सीलमेंट। मतलब अगर आपने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर पे रजिस्ट्रेशन किया है बाई फ्रॉड, मतलब गलत मटेरियल देके, जो मटेरियल डॉक्यूमेंट्स है, जो फैक्ट्स हैं वो गलत दिए हैं, आपने फ्रॉड करके ओसीआई कार्ड को एक्वायर किया है, तब आपकी ओसीआई कार्ड होल्डरशिप अगर प्रूव हो जाए कि आपने फ्रॉड के थ्रू किया है, तो आपकी ओसीआई कार्ड होल्डरशिप ले ली जाएगी। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैज़ शोन डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप एलिगेंस नहीं हो, आपने डिसलॉयल्टी बताई है, आप लॉयल नहीं हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपके पास से ओसीआई कार्ड ले लिया जाएगा। अगर वॉर के दौरान आपने कम्युनिकेट किया है हमारे एनिमी से, मतलब जिसके साथ वॉर चल रहा है, अगर एनिमी के साथ कम्युनिकेट किया है, मतलब अपने देश के साथ धोखा किया है, इंडिया के साथ धोखा किया है, तो आपकी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो कार्ड होल्डर है वो ले ली जाएगी। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया विद इन द 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन बीइंग सेंटेंस एंड इम्प्रिजमेंट फॉर मोर नॉट लेस देन 2 years फॉर टर्म नॉट लेस देन 2 years। मतलब 2 साल से अगर ज़्यादा या फिर 2 साल के अगर आपको सज़ा सुनाई गई है, तो आपका ओसीआई कार्ड ले लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के 5 साल के बाद। मतलब ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए आप रजिस्टर कर रहे हो, उसके 5 साल के बाद आपको 2 साल से बढ़कर सज़ा सुनाई गई है, तो आपका ओसीआई कार्ड ले लिया जाएगा।
Overseas citizen of India card holder has violated the provisions of Citizenship Act 1955 or the provisions of any other law that may specified by the central government. अगर आपने Citizenship Act of 1955 या फिर कोई ऐसा लॉ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है उसको वायलेट किया है तो आपका OCI कार्ड ले लिया जाएगा दिस प्रोविजन। और ये प्रोविजन ऐड किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू। इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू do in the interest of sovereignty, integrity of India, security of India, friendly relation with India, any foreign country और interest of general public। मतलब अगर किसी का OCI कार्ड लेना ज़रूरी है, मतलब अगर बात सोवरानिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी इंडिया की सोवरानिटी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी पे आ रही है, इंडिया की फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़ के बारे में अगर बात आ रही है और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में बात आ रही है तो गवर्नमेंट आपका OCI कार्ड ले सकती है। The marriage of an overseas citizen of India card holders, it has been dissolved by contempt of court and otherwise। अगर आपने contempt of court किया है तो आपका OCI कार्ड ले लिया जाएगा। It has not been dissolved but during the subsistence of the marriage he or she has solemnized the marriage with any other person। अगर आप किसी दूसरे के साथ शादी कर रहे हो तो भी आपका OCI कार्ड ले लिया जाएगा। However, after the cancellation of his or her registration as an overseas citizen of India card, he or she will be given reasonable opportunity for being heard। मतलब जब आपका OCI कार्ड ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड ले लिया जाएगा मतलब ले लिया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा, तो आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप कोर्ट में जाके एक बार अपने इंसाफ के लिए बात मतलब आपकी बात सुनी जाएगी। ये प्रोविज़न सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 से डाला गया था। अब यहाँ देखिए एम लक्ष्मीकांत के टेबल 7.1 को, यहाँ पे NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, OCI कार्ड होल्डर्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स को कंपेयर किया गया है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। NRI एन इंडियन सिटीजन हु इज़ ऑर्डिनरली रेसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट। तो NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन, नाम में ही देखिए नॉन रेसिडेंट मतलब वो इंडिया में रह नहीं रहे हैं। NRI इंडिया के सिटीज़न है मतलब उनके पास सिटीजनशिप और पासपोर्ट इंडिया का है लेकिन वो रह बाहर रहे हैं कुछ रीज़न की वजह से, चाहे वो अर्निंग हो जाए कुछ भी हो जाए। तो NRI इंडिया के बाहर रह रहे हैं, वो इंडिया के सिटीज़न है और उन लोगों के पास इंडिया का पासपोर्ट है NRI। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ए पर्सन हु or whose ancestors was an Indian national and who is presently holding another country's citizenship nationality that he or she is holding a foreign passport। मतलब एक पर्सन जो PIO इंडिया के सिटीज़न है नहीं, उन लोगों की नेशनैलिटी इंडियन नहीं है, PIO इंडिया के सिटीज़न नहीं है लेकिन उनके एंसेस्टर्स मतलब उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीज़न थे। PIO इंडिया के सिटीजन्स नहीं है, उनके एंसेस्टर्स इंडिया के सिटीज़न थे और वो दूसरी कंट्री का पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं और वो रह भी दूसरी कंट्री में रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप भी दूसरी कंट्री की है। ए पर्सन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, A person registered as an overseas citizen of India, OCI card holder under the Citizenship Act of 1955। OCI कार्ड होल्डर्स को खुद को रजिस्टर कराना होता है अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स शुरू हुए थे 2000